नमस्कार, 18 आवर स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। भारतीय बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बचे हुए 1.5 घंटे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर रखेंगे फोकस। मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हुए हैं। और चलिए इस वक्त की बड़े ट्रिगर्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद एक एक कर आपको बताएंगे कि आज के लिए आपको रणनीति क्या रखनी है। हमारी पैनल हमारे साथ जुड़ जाएंगी फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया आप तक पहुंचाने के लिए। ऑन द शो एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी। 2:10 पर एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स आपको बताएंगे। वहीं ऑप्शन के चैंपियन ऑप्शन की एक दमदार रणनीति 2:40 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे। साथ ही मार्केट एट 3 में दिन भर एक्सचेंजेस पर जो खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज खंगाल कर आपके लिए हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्केट्स एट 3 में। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी जानने की कोशिश होगी 3:10 पर। साथ ही 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और सारे के सारे ट्रिगर्स आपके सामने रखे जाएंगे। बाजार की बड़ी बातें भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें, गिरावट हावी होती हुई मार्केट में बिकवाली का दबाव है। निफ्टी 150 अंकों की गिरावट दिखाकर 25,750 के स्तर पर। इस बीच आदित्य बिरला एएमसी के नतीजे भी आ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, इस पर भी आगे फोकस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी 550 अंकों की गिरावट दिखाते हुए 57,500 के करीब इस वक्त कामकाज करता हुआ। निजी बैंक क्षेत्र पर दबाव है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक 2% की गिरावट दिखा रहे हैं। वहीं एफएमसीजी शेयर में गिरावट है। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर में करीब 3.5% तक की बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। आज के सत्र में नतीजे जो आए उसके ठीक बाद सेंटिमेंट्स जो हैं, कंजम्पशन, कोलगेट के नंबर्स के बाद एफएमसीजी पैकेज खराब होते हुए और उसी का असर है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में भी गिरावट के साथ। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो गिरावट दिखेगी ऑलमोस्ट 1% की, लेकिन पॉइंट वाइज निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में बड़ी गिरावट। आज के सत्र में वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि काफी कमजोरी झेल रहा है वो है एफएमसीजी सेक्टर। डिफेंस शेयरों में मजबूती है। डिफेंस को लेकर खबरें आई हैं जिसके चलते डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। करीब 79,000 करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी से डिफेंस शेयरों में ये मजबूती नजर आ रही है। लाइक्स ऑफ बीडीएल, बीईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज नजर आ रहा है। तो चलिए एक हाथ दो सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है, जैसे कि डिफेंस क्षेत्र में अच्छी खासी मजबूती है। मेटल्स में शाइन नजर आ रही है और रियल एस्टेट भी बाजार को संभालने का काम कर रहा है। लेकिन इंडेक्स जो है वो दिन के निचले स्तरों पर है। यहां से आगे फिर रणनीति इंडेक्स वाइज क्या होनी चाहिए, इस पर भी गौर करना काफी जरूरी हो जाता है। अभिषेक, वैसे देखा जाए तो मंथली एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है और ठीक उससे पहले कुछ अच्छे खासे सेशंस फेस्टिविटी मोड के हमने अच्छी मजबूती वाले देखे और आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक और कमजोरी हावी हो रही है। क्या यहां से फर्दर डाउनसाइड ही विजिबल नजर आती है? मानसी, देखिए, कमजोरी के संकेत तो हमें कल ही मिल गए थे और कल हमने देखा था कि आखिरी घंटे में बाजार ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आया और कल के ऊपरी स्तर से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक करीब 1000 पॉइंट नीचे आ गया है। 58,500 के लेवल को भी पार किया था निफ्टी बैंक ने। अब हम देख रहे हैं कि 57,500 के आसपास आपको निफ्टी बैंक का कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रॉफिट टेकिंग है मेरे हिसाब से। और आज की गिरावट की वजह ये भी है कि देखिए 2-3 ट्रिगर्स थे। एक तो F5 का सेल फिगर आ गया लगातार 5 सत्र की बाइंग के बाद। क्रूड में हम स्पाइक देख रहे हैं, थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न से। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि वीकेंड है। वीकेंड के दौरान क्या खबरें आती हैं, क्या ट्रिगर आते हैं, हमें पता नहीं है। आज शाम को जो F5 के डेटा आएंगे उसके बारे में भी अंदाज़ा नहीं है। तो लोग थोड़े प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं और ये ठीक भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमने देखा था कि लगातार 4-5 सत्र की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी थी। निफ्टी फार्मा की बात करें तो कल तेजी पर ब्रेक लगी। करीब 5 सत्र की एक तरफा तेजी निफ्टी फार्मा में आई थी। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो पिछले अगर हम 6 सत्र की बात करें तो 6 में से 5 सत्र में हमने निफ्टी आईटी में तेजी दिखी थी। तो लोगों ने पैसे बनाए हैं और अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेने का, मुनाफा वसूली करने का पूरा हक है और इसके पीछे कुछ ये ट्रिगर बन रहे हैं। कल के सत्र में जो लास्ट आवर के ट्रेड में जो ट्रिगर जो बना था वो ये बना था कि बाजार कहीं न कहीं ये उम्मीद लगा के चल रहा था कि आसियान सम्मेलन के दौरान कोलालमपुर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि वो बैठक में नहीं जा रहे, वर्चुअली उस बैठक में शामिल होंगे। तो
ट्रंप की और मोदी की जो आमने सामने की जो बैठक है ना, अभी ये अगले साल के लिए कम से कम टल गई है। अब आगे कोई इवेंट आ गया तो मुलाकात होगी, देखते हैं। बहरहाल ट्रेड डील को लेकर क्या होगा, इसको लेकर ऐसा नहीं कि सारे के सारे आशंका के बादल छट गए हैं। जो कुछ आई है, हमने कल भी कहा था कि सूत्रों के हवाले से आई है वो चीजें, वो और बाजार अपनी स्ट्रेंथ पर चला है, अर्निंग पे चला है, बाजार एफआईज की बाइंग के दम पर चला है। तो थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आनी थी मानसी, और ये मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन भी है। जो नए ट्रेडर जो अभी तक बाजार की सवारी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका बन रहा है। और ये आना भी था, आना भी चाहिए था। मेरा मानना है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी भी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग, फार्मा, ऑटो, पावर, आईटी, जो तमाम शेयर चले थे, आज वहां पर आपको बिकवाली का दबाव ज्यादा दिखेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आप इंडेक्स से मुकाबले देखेंगे, थोड़े कम गिरे हैं, करीब ½ % के आसपास की नरमी आज के सत्र में आपको दिखाई देगी। तो मेरा मानना है कि अब वीकेंड है तो पोजीशन थोड़ा सा लाइट रखें आज के लिए। अब जो एक सपोर्ट की जो रेंज है, मेरा मानना है कि 25,700 एक अहम सपोर्ट है, और इसके नीचे 25,500 निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से मेरा मानना है कि 25,900 से 26,000 की जो रेंज होगी वो निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी। हालांकि मैं अभी भी इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि 3 ही ट्रेडिंग सेशन बच जाएंगे, 3 क्या 2 ट्रेडिंग सेशन बच जाएंगे जब हम एक्सपायरी पर जाएंगे, तो नया हाई बनने की संभावना बनी है। लेकिन यह है कि हाँ, थोड़ा करेक्शन डीप हो रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कतें उस फ्रंट पर दिख रही हैं। फिर भी मेरा ये कहना है कि शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है। ये सिर्फ ये प्रॉफिट टेकिंग है। बाजार में ऐसी कोई स्ट्रक्चर वीक नहीं हो रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। निफ्टी बैंक, अगेन निफ्टी बैंक चला बहुत ज्यादा था, अक्टूबर में 4,000 पॉइंट के आसपास की रैली आ गई थी। अब ये 4,000 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 1,000 अंक ऊपर से फिसला है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई कमजोर हो रहा हो, बट ये कि हाँ, आज 12 में से 11 शेयर आपको कमजोर दिखाई देंगे निफ्टी बैंक के, तो आपको निश्चित तौर पर इंडेक्स नीचे ही दिखेगा। आईसीसी बैंक को छोड़ दे तो सारे के सारे जो आज शेयर हैं निफ्टी बैंक के, वो कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अब जो इंट्राडे का जो सपोर्ट है 57,400 का है, और जो रेजिस्टेंस है वो है 57,800 का। लेकिन नए ट्रेडर को कब लेना है? नए ट्रेडर को थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर से 58,500 आने दीजिए। यानी कि यहां से 1,000 पॉइंट अगर निफ्टी बैंक चल जाता है, उसको लेवल को टिका लेता है, तो फिर आपको नई बाइंग करनी है। अदरवाइज नए ट्रेडर के लिए थोड़ा अवॉइड वाला मामला है। जिनके पास पोजीशन है, अपने स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा लाइट रहें तो मेरा मानना है कि फिलहाल के बाजार में बेहतर है। चलिए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। और इसके अलावा चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपके 18 आवर स्वदेश पर। गौरव जी, आपसे राय जानना चाहेंगे, इंडेक्स को लेकर आपके विचार क्या हैं? क्या बाजार में ट्रेंड रिवर्सल है, उसके चलते क्या बाजार में हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन है और अपॉर्चुनिटी बन सकती है थोड़ा सा नीचे बाजार और जाए तो? धन्यवाद अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू द पैनलिस्ट। आज के सत्र में और कल के सत्र में हमने एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल भारतीय बाजारों में देखा। कल के सत्र में बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, बिल्ड नहीं कर पाया, और सेकेंड हाफ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। अब आज के वो प्रॉफिट टेकिंग एडवांस कर रही है फर्दर, और आज भी हम लगभग 150 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये नेगेटिविटी अभी चल रही है। अभी इससे पहले का अगर हम देखें, लगभग महीने भर का मूव बाजार का देखें, तो बाजार ने लगभग 24,500 के लेवल से एक बेस फॉर्म करके एक रिवर्सल दिखाया, और सीधे सीधे 25,300 के लेवल पे आके रुका। 25,300 से चला और सीधे सीधे जाके कल का जो पीक लगा था 26,100 के करीब का, उस लेवल पे आके गिरा। ये केवल इंटरमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग है, कोई लंबी चौड़ी गिरावट की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यहाँ से 25,700 का एक गैप फिल करने के लिए बाजार नीचे आएगा, वो आया भी हुआ है, लगभग वो फिल हो चुका है गैप। अगर उसके बाद भी और खिसका तो और 150-200 पॉइंट की और गिरावट एक यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल हमारा बुलिश व्यू बाजार पे क्लियरली इंटैक्ट है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इंडेक्स के अंडर ट्रेड करना है तब भी गिरावट में खरीदना है। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है तब भी हमें अपने नुक और कॉर्नर्स हंट डाउन करने हैं, जहां पे ज्यादा गिरावट नहीं आई है या जो सपोर्ट के पास है वो बाउंस भी करेंगे। तो उस तरीके से हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जो कैटलिस्ट रहा है, मेन रोल प्ले करने वाले बैंकिंग पैक रहे हैं।
दोनों ही प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर सेगमेंट में आज के सत्र में गिरावट, प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी है। 1% की गिरावट के साथ बैंक एक्सपैक्ट ट्रेड कर रहा है ओवरऑल, और हम निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो उससे पूरा पूरा इम्पैक्ट वही लेकर आ रहा है ओवरऑल। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखें, गिरावट में बाय की सलाह है। टिप्स की रणनीति है गौरव जी की तरफ से, और निश्चित तौर पर क्योंकि बाजार हीटअप काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ये एक करेक्शन आया है। आप इसका, अगर आपने अभी तक बाजार की सवारी नहीं की है, ये बाय ऑन डिप्स की एक अपॉर्चुनिटी बाजार निश्चित तौर पर दे रहा है। ये हमारे एक्सपर्ट का व्यू है। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि बाजार में आज आपको ट्रेड के मौके कहाँ पर मिल रहे हैं, और स्पेशली इस अब 1.5 घंटे के आस 1.25 घंटे के आसपास का जो 1.25 घंटे के आसपास का जो समय रह गया है, आपको मौके कहाँ पर बनेंगे? कुणाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं? वेल अभिषेक जी, व्यू ओवरऑल फिलहाल मार्केट को लेके नेगेटिव नेगेटिव ही है। जैसा हमने मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कशन किया था और निफ्टी का हमारा जो व्यू था वो नेगेटिव साइड का ही था, तब निफ्टी आई थिंक 25,860 के अराउंड ट्रेड हो रही थी। फ्यूचर निफ्टी फिलहाल तो अभी अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये गिरावट ये एक्सटेंड और हो सकती है और लोअर लेवल पे 25,700 ब्रेक करे तो 25,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इस व्यू के साथ फिलहाल मैं कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन लेने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। फिलहाल वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह मेरी रहेगी। ये कोई स्टॉक तो बता दो, मतलब कोई शेयर तो होगा सर। इतना फिर इतना क्यों नेगेटिव होना? कोई शेयर तो आपने खोजा होगा, देखा होगा। वेल सर, ओवरऑल मार्केट में व्यू जो है मेरा नेगेटिव साइड का ही है। सो मैं फिलहाल कोई नए स्टॉक में ट्रेडिंग के लिहाज से कोई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दे रहा हूँ सर। नहीं कह रहा हूं तो अब शॉर्ट कर दो सर, हमारे पास तो दोनों मौके हैं, हम तो बाजार में खड़े हैं। जिस साइड का माल बढ़िया होगा वो ले लेंगे हम। ओके, तो शॉर्ट के लिए अगर है तो फिर मैं दो स्टॉक है जहां पे शॉर्ट के लिए यहाँ पे पोजीशन बना के जा सकते हैं, और निफ्टी 50 थोड़ा आप समय ले लीजिए कुणाल जी सुनिए। हाँ कुणाल जी, जल्दबाजी में नहीं, आप ना थोड़ा समय ले लीजिए। आप कम से कम 2 से 2.5 मिनट का समय ले लीजिए। तब तक हम गौरव जी के पास जाते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि बाजार में उनकी नजर कहां पर गई है। तो देखिए, गौरव जी थोड़े बुल लग रहे हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि इनके पास ना बाय वाली कॉल होगी। कुणाल जी थोड़े बेरिश हैं, और अच्छी बात है कि आज सुबह उन्होंने जो रणनीति दी थी वो इंट्राडे में तो अभी तक काफी सही पड़ी है। वहां से निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे आ गया है प्रॉफिट टेकिंग के बीच में। तो उनसे जानेंगे कि शॉर्ट के सौदे कहां हैं, बाय सेल। हमारा ध्येय बिल्कुल क्लियर है, हम मार्केट में हैं और हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ऐसे अगर मैकेनिज्म है कि हम शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं, तो क्यों ना बनाएं। तो वो जरा ट्रेड समझते हैं। पहले गौरव जी से उनके लॉन्ग के सौदे जान लेते हैं, फिर कुणाल जी अपने शॉर्ट के पिक्स के साथ रेडी हो जाएंगे। गौरव जी बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं और कौन से शेयर खरीदने हैं? अभिषेक जी, मैंने 2 शेयर का चुनाव किया है, एक बाय की तरफ, एक सेल की तरफ। बाय क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, तो ऐसा सेगमेंट चुना जो जिसके अंदर गिरावट के चांसेस ना के बराबर हैं, जिसने ऑलरेडी कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है, वाइट गुड सेगमेंट। ब्लू स्टार में बाय की सलाह रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डिप में 1980 से 2000 की रेंज में ये शेयर मिले तो इसको बाय करना चाहिए। अभी 2007 ही चल रहा है, बिल्कुल बाइंग रेंज के नजदीक चल रहा है। थोड़ा सा गिरावट में मिले बाय कीजिए स्टॉक को। 1950 का स्टॉप लॉस और 2150 से 2000 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर, लगभग हफ्ते से 10 दिन के अंदर। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहां शॉर्ट की सलाह होगी। पीएफसी ने ऑलरेडी परफॉर्म नहीं किया है, बाजार जिस तरीके से संकेत दे रहा है थोड़ा सा गिरावट और आ सकती है, तो क्यों ना उस गिरावट का थोड़ा लाभ ले लिया जाए। देयरफॉर मैं शॉर्ट का भी एक कैंडिडेट चुना है। पीएफसी के फ्यूचर्स में हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस लगभग 393 का है, शॉर्ट कर सकते हैं। 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस और 375 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। ठीक है, पीएफसी में शॉर्ट की रिकमेंडेशन है, और पीएफसी काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे किसी एक्सपर्ट के रडार पर आ रहा है। और देखिए, उसकी वजह यह है ना कि जब कोई शेयर या तो तेज़ रफ्तार से चले या फिर तेज़ रफ्तार से गिरे, तो ऑटोमेटिकली हमारे रडार पर आ जाता है। और पीएफसी ऐसा काउंटर रहा है कि काफ़ी एक लंबा कंसोलिडेशन इसका हो गया। अगर आप साल भर में देखेंगे तो 12-15% आपको ये शेयर नीचे दिखाई देगा। और पीएफसी ने जो गिरने के संकेत थे ना, कल के सत्र में ही दे दिए थे। आज
आज हम देख रहे हैं कि इसमें कमजोरी हो रही है 1% के आसपास की। 375 रुपए का टारगेट यहां से होगा और स्टॉप लॉस होगा 8 रुपए ऊपर, 7 रुपए ऊपर का। 393 रुपए का भाव है, 400 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कीजिए। और जो लॉन्ग का सौदा बताया गौरव जी ने, मैं उसको लेकर काफी बुलिश हूं। मुझे भी वो सुबह के सत्र में मैं उसकी चर्चा कर रहा था, मुझे शेयर पसंद आया था कि 2000 रुपए के ऊपर एक नई तेजी के लिए क्या शेयर तैयार हो गया है। तो ब्लू स्टार के लिए 2150 और 2200 रुपए तक के टारगेट इसमें गौरव जी सुझा रहे हैं। गौरव जी ये 2200 है ना, 2150 और 2200 ना, 2150 और 2200 के टारगेट, 1950 का स्टॉप लॉस। 2000 नहीं इसको, हाँ ये 2200 कर लीजिए, 2150 और 2200 और 1950 रुपए का स्टॉप लॉस। परफेक्ट, ये बढ़िया स्ट्रेटजी है, एक बाय एक सेल। मतलब आप ऐसे बाजार में जहां पर थोड़ी सी ना अनिश्चितता की स्थिति हो, आपको मतलब बाजार के गिरने में भी उसकी गिरावट में कन्विक्शन नहीं आ रहा हो, ठीक, एक बाय का सौदा ले लीजिए, एक शॉर्ट करके जाइए। कुणाल जी आपके ट्रेड्स तैयार हैं सर? यस सर, डेफिनेटली। एंड दो शॉर्ट के ट्रेड यहाँ पे है, दोनों मुझे लगा कि अच्छा खासा गिरावट हमें दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला जो है टाइटन है, टाइटन जो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है। नाउ यहाँ पे 28 अक्टूबर को एक्सपायरी है, यानी महज 2 दिन बाकी है। तो मैं अक्टूबर सीरीज का नहीं लेकिन नवंबर सीरीज का यहाँ पे मैं शॉर्ट करके चलने की सलाह दूंगा टाइटन। यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए। प्रेजेंट लेवल की अगर बात करें, टाइटन नवंबर फ्यूचर जो ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन आपका 3740 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। और अच्छा खासा करेक्शन हमें टाइटन के काउंटर में पिछले 2 दिन में देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से गोल्ड में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, टाइटन की डायरेक्ट इंपैक्ट इसमें हमें देखने को मिल सकती है, पर यहाँ से फर्दर गिरावट टाइटन में देखने को मिल सकता है। ऐसे जो हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 3770 का होगा। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट आपको 3710 का देखने को मिलेगा। एंड जैसे वो ब्रेक होता है 3680 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में भी अच्छी खासी गिरावट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से ग्रासिम ने टॉप बनाया है, टॉप बनाने के बाद आली चार्ट पे 100 MA के नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगा ग्रासिम एक परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट करने के लिए। 2880 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ये भी हम नवंबर फ्यूचर का शॉर्ट करके चलेंगे। टारगेट 2810 का पहला होगा, जैसे ही ब्रेक होता है 2775 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरी ओर से ग्रासिम एंड टाइटन दोनों शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, ग्रासिम और टाइटन दोनों में एक चीज कॉमन है कि आज हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं ना थोड़े वीक हैं और अक्रॉस द बोर्ड वो वीक हैं। आप देखिए टाइटन कहाँ, ज्वेलरी वाली कंपनी, ग्रासिम सीमेंट वाली कंपनी। आप एफएमसीजी देखेंगे तो आपको वही स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर हमने देखे कि एक तो कोलगेट के नंबर कमज़ोर आ गए और एचयूएल को लेकर ब्रोकरेजेस ने कुछ कंसर्न जाहिर किए हैं उसके मार्जिन को लेकर। हालांकि नंबर उतने वीक नहीं थे, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में एक ना उनको वन टाइम टैक्स गेन आया था, उसके चलते प्रॉफिट किसी तरह से मैनेज करके उन्होंने ऊपर दिखाया था। तो ये एक चीज़ है कि आप टाइटन को और ग्रासिम दोनों को आप शॉर्ट कीजिए और टारगेट की और स्टॉप लॉस के लेवल आपकी स्क्रीन पर हमारे प्रोड्यूसर साहब डाल देंगे। ये 2 शेयर, तो इन टोटल 3 शॉर्ट के सौदे और 1 लॉन्ग के सौदे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, आप इन पर भरोसा कीजिए। एक छोटे से हम ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लेकर आएंगे और अपने एक्सपर्ट से कुछ और बढ़िया शेयर जानेंगे जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और अगर आपको कहीं घाटा हो रहा हो तो उसकी भरपाई करने की भी क्षमता कुछ शेयर रखेंगे आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार, 18 आवर स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। भारतीय बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बचे हुए 1.5 घंटे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर रखेंगे फोकस। मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हुए हैं। और चलिए इस वक्त की बड़े ट्रिगर्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद एक एक कर आपको बताएंगे कि आज के लिए आपको रणनीति क्या रखनी है। हमारी पैनल हमारे साथ जुड़ जाएंगी फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया आप तक पहुंचाने के लिए। ऑन द शो एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी। 2:10 पर एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स आपको बताएंगे। वहीं ऑप्शन के चैंपियन ऑप्शन की एक दमदार रणनीति 2:40 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे। साथ ही मार्केट एट 3 में
दिन भर एक्सचेंजेस पर जो खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज खंगाल कर आपके लिए हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्केट्स एट 3 में। BTST STBT ट्रेड्स भी जानने की कोशिश होगी 3:10 पर, साथ ही 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और सारे के सारे ट्रिगर्स आपके सामने रखे जाएंगे। बाजार की बड़ी बातें भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इस वक्त अगर आप देखें गिरावट हावी होती हुई मार्केट में बिकवाली का दबाव है। निफ्टी 150 अंकों की गिरावट दिखाकर 25,750 के स्तर पर। इस बीच आदित्य बिरला AMC के नतीजे भी आ रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, इस पर भी आगे फोकस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी 550 अंकों की गिरावट दिखाते हुए 57,500 के करीब इस वक्त कामकाज करता हुआ। निजी बैंक क्षेत्र पर दबाव है। HDFC बैंक, कोटक बैंक 2% की गिरावट दिखा रहे हैं। वहीं FMCG शेयर में गिरावट है। HUL, टाटा कंज्यूमर में करीब 3.5% तक की बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। आज के सत्र में नतीजे जो आए उसके ठीक बाद सेंटिमेंट्स जो हैं, कंजम्पशन, कोलगेट के नंबर्स के बाद FMCG पैकेट खराब होते हुए उसी का असर है। निफ्टी FMCG इंडेक्स में भी गिरावट के साथ परसेंटेज वाइज देखेंगे तो गिरावट दिखेगी ऑलमोस्ट 1% की, लेकिन पॉइंट वाइज निफ्टी FMCG इंडेक्स में बड़ी गिरावट। आज के सत्र में वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि काफी कमजोरी झेल रहा है वो है FMCG सेक्टर। डिफेंस शेयरों में मजबूती है। डिफेंस को लेकर खबरें आई हैं जिसके चलते डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। करीब 79,000 करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी से डिफेंस शेयरों में ये मजबूती नजर आ रही है। लाइक्स ऑफ BDL, BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज नजर आ रहा है। तो चलिए एक हाथ दो सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है, जैसे कि डिफेंस क्षेत्र में अच्छी खासी मजबूती है, मेटल्स में शाइन नजर आ रही है और रियल एस्टेट भी बाजार को संभालने का काम कर रहा है। लेकिन इंडेक्स जो है वो दिन के निचले स्तरों पर है। यहां से आगे फिर रणनीति इंडेक्स वाइज क्या होनी चाहिए, इस पर भी गौर करना काफी जरूरी हो जाता है। अभिषेक, वैसे देखा जाए तो मंथली एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है और ठीक उससे पहले कुछ अच्छे खासे सेशंस फेस्टिविटी मोड के हमने अच्छी मजबूती वाले देखे और आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक और कमजोरी हावी हो रही है। क्या यहाँ से फर्दर डाउनसाइड ही विजिबल नजर आती है? मानसी, देखिए कमजोरी के संकेत तो हमें कल ही मिल गए थे और कल हमने देखा था कि आखिरी घंटे में बाजार ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आया और कल के ऊपरी स्तर से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक करीब 1000 पॉइंट नीचे आ गया है। 58,500 के लेवल को भी पार किया था निफ्टी बैंक ने। अब आप देख रहे हैं कि 57,500 के आसपास आपको निफ्टी बैंक का कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रॉफिट टेकिंग है मेरे हिसाब से। और आज की गिरावट की वजह ये भी है कि देखिए 2-3 ट्रिगर्स थे। एक तो F5 का सेल फिगर आ गया लगातार 5 सत्र की बाइंग के बाद। क्रूड में हम स्पाइक देख रहे हैं, थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न से। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि वीकेंड है। वीकेंड के दौरान क्या खबरें आती हैं, क्या ट्रिगर आते हैं, हमें पता नहीं है। आज शाम को जो F5 के डेटा आएंगे उसके बारे में भी अंदाजा नहीं है। तो लोग थोड़े प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं और ये ठीक भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमने देखा था कि लगातार 4-5 सत्र की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी थी। निफ्टी फार्मा की बात करें तो कल तेजी पर ब्रेक लगी। करीब 5 सत्र की एक तरफा तेजी निफ्टी फार्मा में आई थी। अगर हम निफ्टी IT की बात करें तो पिछले अगर हम 6 सत्र की बात करें तो 6 में से 5 सत्र में हमने निफ्टी IT में तेजी दिखी थी। तो लोगों ने पैसे बनाए हैं और अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेने का, मुनाफा वसूली करने का पूरा हक है और इसके पीछे कुछ ये ट्रिगर बन रहे हैं। कल के सत्र में जो लास्ट आवर के ट्रेड में जो ट्रिगर जो बना था वो ये बना था कि बाजार कहीं न कहीं ये उम्मीद लगा के चल रहा था कि आसियान सम्मेलन के दौरान कोलालमपुर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि वो बैठक में नहीं जा रहे हैं, वर्चुअली उस बैठक में शामिल होंगे। तो अब ट्रंप की और मोदी की जो आमने सामने की जो बैठक है ना, अभी ये अगले साल के लिए कम से कम टल गई है। अब आगे कोई इवेंट आ गया तो मुलाकात होगी, देखते हैं। बहरहाल ट्रेड डील को लेकर क्या होगा, इसको लेकर ऐसा नहीं कि सारे के सारे आशंका के बादल छट गए हैं। जो कुछ आई है, हमने कल भी कहा था कि सूत्रों के हवाले से आई है वो चीजें वो, और बाजार अपनी स्ट्रेंथ पर चला है, अर्निंग पे चला है, बाजार F5 की बाइंग के दम पर चला है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आनी थी मानसी, और ये मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन भी है। जो नए ट्रेडर जो अभी तक बाजार की सवारी नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका बन रहा है और ये आना भी चाहिए था। मेरा मानना है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी भी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग, फार्मा, ऑटो, पावर, IT जो तमाम शेयर चले थे, आज वहां पर आपको बिकवाली का दबाव ज्यादा दिखेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आप इंडेक्स से मुकाबले देखेंगे थोड़े कम गिरे हैं, करीब आधे % के आसपास की नरमी आज के सत्र में आपको दिखाई देगी। तो मेरा मानना है कि अब वीकेंड है तो पोजिशन थोड़ा सा लाइट रखें आज के लिए। अब जो एक सपोर्ट की जो रेंज है, मेरा मानना है कि 25,700 एक अहम सपोर्ट है और इसके नीचे
25,500 निफ्टी के लिए हम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से मेरा मानना है कि 25,900 से 26,000 की जो रेंज होगी वो निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी। हालांकि मैं अभी भी इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहा हूं। हालांकि 3 ही ट्रेडिंग सेशन बच जाएंगे, 3 क्या 2 ट्रेडिंग सेशन बच जाएंगे जब हम एक्सपायरी पर जाएंगे, तो नया हाई बनने की संभावना बनी है। लेकिन यह है कि हाँ, थोड़ा करेक्शन डीप हो रहा है तो थोड़ी सी दिक्कतें उस फ्रंट पर दिख रही हैं। फिर भी मेरा ये कहना है कि शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है। ये सिर्फ ये प्रॉफिट टेकिंग है। बाजार में ऐसी कोई स्ट्रक्चर वीक नहीं हो रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। निफ्टी बैंक अगेन, निफ्टी बैंक चला बहुत ज्यादा था, अक्टूबर में 4,000 पॉइंट के आसपास की रैली आ गई थी। अब ये 4,000 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 1,000 अंक ऊपर से फिसला है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई कमजोर हो रहा हो, बट ये कि हाँ, आज 12 में से 11 शेयर आपको कमजोर दिखाई देंगे निफ्टी बैंक के, तो आपको निश्चित तौर पर इंडेक्स नीचे ही दिखेगा। आईसीसी बैंक को छोड़ दे तो सारे के सारे जो आज शेयर हैं निफ्टी बैंक के, वो कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अब जो इंट्राडे का जो सपोर्ट है 57,400 का है और जो रेजिस्टेंस है वो है 57,800 का। लेकिन नए ट्रेडर को कब लेना है? नए ट्रेडर को थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर से 58,500 आने दीजिए। यानी कि यहां से 1,000 पॉइंट अगर निफ्टी बैंक चल जाता है, उसको लेवल को टिका लेता है, तो फिर आपको नई बाइंग करनी है। अदरवाइज नए ट्रेडर के लिए थोड़ा अवॉइड वाला मामला है। जिनके पास पोजीशन है, अपने स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा लाइट्स रहें तो मेरा मानना है कि फिलहाल के बाजार में बेहतर है। चलिए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। और इसके अलावा चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपके एटीना स्वदेश पर। गौरव जी, आपसे राय जानना चाहेंगे, इंडेक्स को लेकर आपके विचार क्या हैं? क्या बाजार में ट्रेंड रिवर्सल है, उसके चलते क्या बाजार में हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन है और अपॉर्चुनिटी बन सकती है थोड़ा सा नीचे बाजार और जाए तो? धन्यवाद अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू द पैनलिस्ट। आज के सत्र में और कल के सत्र में हमने एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल भारतीय बाजारों में देखा। कल के सत्र में बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, बिल्ड नहीं कर पाया और सेकेंड हाफ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। अब आज के वो प्रॉफिट टेकिंग एडवांस कर रही है फर्दर, और आज भी हम लगभग 150 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये नेगेटिविटी अभी चल रही है। अभी इससे पहले का अगर हम देखें, लगभग महीने भर का मूव बाजार का देखें, तो बाजार ने लगभग 24,500 के लेवल से एक बेस फॉर्म करके एक रिवर्सल दिखाया और सीधे सीधे 25,300 के लेवल पे आके रुका। 25,300 से चला और सीधे सीधे जाके कल का जो पीक लगा था 26,100 के करीब का, उस लेवल पे आके गिरा। ये केवल इंटरमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग है, कोई लंबी चौड़ी गिरावट की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यहाँ से 25,700 का एक गैप फिल करने के लिए बाजार नीचे आएगा, वो आया भी हुआ है, लगभग वो फिल हो चुका है गैप। अगर उसके बाद भी और खिसका तो और 150-200 पॉइंट की और गिरावट एक यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल हमारा बुलिश व्यू बाजार पे क्लियरली इंटैक्ट है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इंडेक्स के अंडर ट्रेड करना है तब भी गिरावट में खरीदना है। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है तब भी हमें अपने नुक और कॉर्नर्स हंट डाउन करने हैं, जहां पे ज्यादा गिरावट नहीं आई है या जो सपोर्ट के पास है वो बाउंस भी करेंगे। तो उस तरीके से हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जो कैटलिस्ट रहा है, मेन रोल प्ले करने वाले बैंकिंग पैक रहे हैं। दोनों ही प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर सेगमेंट में आज के सत्र में गिरावट, प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी है। 1% की गिरावट के साथ बैंक एक्सपैक्ट ट्रेड कर रहा है ओवरऑल, और हम निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो उससे पूरा इंपैक्ट वही लेकर आ रहा है ओवरऑल। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखें, गिरावट में बाय की सलाह है। टिप्स की रणनीति है गौरव जी की तरफ से, और निश्चित तौर पर क्योंकि बाजार हीटअप काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ये एक करेक्शन आया है। आप इसका, अगर आपने अभी तक बाजार की सवारी नहीं की है, ये बाय ऑन डिप्स की एक अपॉर्चुनिटी बाजार निश्चित तौर पर दे रहा है। ये हमारे एक्सपर्ट का व्यू है। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि बाजार में आज आपको ट्रेड के मौके कहाँ पर मिल रहे हैं, और स्पेशली इस अब 1.5 घंटे के आस 2.25 घंटे के आसपास का जो 1.25 घंटे के आसपास का जो समय रह गया है, आपको मौके कहाँ पर बनेंगे? कुणाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं? वेल अभिषेक जी, व्यू ओवरऑल फिलहाल मार्केट को लेके नेगेटिव है। जैसा हमने मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कशन किया था, और निफ्टी का हमारा
हमारा जो व्यू था वो नेगेटिव साइड का ही था, तब निफ्टी आई थिंक 25,860 के अराउंड ट्रेड हो रही थी फ्यूचर निफ्टी। फिलहाल तो अभी अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये गिरावट ये एक्सटेंड और हो सकती है और लोअर लेवल पे 25,700 ब्रेक करे तो 25,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इस व्यू के साथ फिलहाल मैं कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन लेने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। फिलहाल वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह मेरी रहेगी। ये कोई स्टॉक तो बता दो, मतलब कोई शेयर तो होगा सर, इतना फिर इतना क्यों नेगेटिव होना? कोई शेयर पर तो सर आपने जिस खोजा हिसाब होगा, देखा होगा। वैसे सर ओवरऑल मार्केट में व्यू जो है मेरा नेगेटिव साइड का ही है, तो मैं फिलहाल कोई नए स्टॉक में ट्रेडिंग के लिहाज से कोई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दे रहा हूं सर। नहीं कह रहा हूं तो अब शॉर्ट कर दो सर, हमारे पास तो दोनों मौके हैं, हम तो बाजार में खड़े हैं, जिस साइड का माल बढ़िया होगा वो ले लेंगे हम। ओके, तो शॉर्ट के लिए अगर है तो फिर मैं दो स्टॉक है जहां पे शॉर्ट के लिए यहाँ पे पोजीशन बना के जा सकते हैं और निफ्टी 50 थोड़ा के आप समय ले लीजिए कुणाल जी सुनिए, हाँ कुणाल जी जल्दबाजी में नहीं, आप ना थोड़ा समय ले लीजिए, आप कम से कम 2 से ढाई मिनट का समय ले लीजिए, तब तक हम गौरव जी के पास जाते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि बाजार में उनकी नजर कहां पर गई है। तो देखिए गौरव जी थोड़े बुल लग रहे हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि इनके पास ना बाय वाली कॉल होगी। कुणाल जी थोड़े बेरिश हैं और अच्छी बात है कि आज सुबह उन्होंने जो रणनीति दी थी वो इंट्राडे में तो अभी तक काफी सही पड़ी है, वहां से निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे आ गया है प्रॉफिट टेकिंग के बीच में। तो उनसे जानेंगे कि शॉर्ट के सौदे कहां हैं, बाय सेल हमारा ध्येय बिल्कुल क्लियर है, हम मार्केट में हैं और हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ऐसे अगर मैकेनिज्म है कि हम शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं। तो वो जरा ट्रेड समझते हैं, पहले गौरव जी से उनके लॉन्ग के सौदे जान लेते हैं, फिर कुणाल जी अपने शॉर्ट के पिक्स के साथ रेडी हो जाएंगे। गौरव जी बताइए आप कहां पर बुलिश हैं और कौन से शेयर खरीदने हैं? अभिषेक जी, मैंने 2 शेयर का चुनाव किया है, एक बाय की तरफ, एक सेल की तरफ। बाय क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, तो ऐसा सेगमेंट चुना जो जिसके अंदर गिरावट के चांसेस ना के बराबर हैं, जिसने ऑलरेडी कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है, वाइट गुड सेगमेंट। ब्लू स्टार में बाय की सलाह रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डिप में 1980 से 2000 की रेंज में ये शेयर मिले तो इसको बाय करना चाहिए। अभी 2007 ही चल रहा है, बिल्कुल बाइंग रेंज के नजदीक चल रहा है, थोड़ा सा गिरावट में मिले बाय कीजिए स्टॉक को। 1950 का स्टॉप लॉस और 2150 से 2000 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर, लगभग हफ्ते से 10 दिन के अंदर। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहां शॉर्ट की सलाह होगी। पीएफसी ने ऑलरेडी परफॉर्म नहीं किया है, बाजार जिस तरीके से संकेत दे रहा है थोड़ा सा गिरावट और आ सकती है, तो क्यों ना उस गिरावट का थोड़ा लाभ ले लिया जाए। देयरफॉर मैं शॉर्ट का भी एक कैंडिडेट चुना है। पीएफसी के फ्यूचर्स में हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस लगभग 393 का है, शॉर्ट कर सकते हैं। 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस और 375 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। ठीक है, पीएफसी में शॉर्ट की रिकमेंडेशन है और पीएफसी काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे किसी एक्सपर्ट के रडार पर आ रहा है। और देखिए उसकी वजह यह है ना कि जब कोई शेयर या तो तेज़ रफ्तार से चले या फिर तेज़ रफ्तार से गिरे तो ऑटोमेटिकली हमारे रडार पर आ जाता है। और पीएफसी ऐसा काउंटर रहा है कि काफ़ी एक लंबा कंसोलिडेशन इसका हो गया। अगर आप साल भर में देखेंगे तो 12-15% आपको ये शेयर नीचे दिखाई देगा। और पीएफसी ने जो गिरने के संकेत थे ना कल के सत्र में ही दे दिए थे, आज हम देख रहे हैं कि इसमें कमजोरी हो रही है 1% के आसपास की। 375 रुपये का टारगेट यहाँ से होगा और स्टॉप लॉस होगा 8 रुपये ऊपर, 7 रुपये ऊपर का। 393 रुपये का भाव है, 400 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कीजिए। और जो लॉन्ग का सौदा बताया गौरव जी ने, मैं उसको लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे भी वो सुबह के सत्र में मैं उसकी चर्चा कर रहा था, मुझे शेयर पसंद आया था कि 2000 रुपये के ऊपर एक नई तेजी के लिए क्या शेयर तैयार हो गया है। तो ब्लू स्टार के लिए 2150 और 2200 रुपये तक के टारगेट इसमें गौरव जी सुझा रहे हैं। गौरव जी ये 2200 है ना, 2150 और 2200 ना, 2150 और 2200 के टारगेट, 1950 का स्टॉप लॉस। 2000 नहीं इसको, हाँ ये 2200 कर लीजिए, 2150 और 2200 और 1950 रुपए का स्टॉप लॉस। परफेक्ट, ये बढ़िया स्ट्रेटजी है, एक बाई एक सेल। मतलब आप ऐसे बाजार में जहां पर थोड़ी सी ना अनिश्चितता की स्थिति हो, आपको मतलब बाजार के गिरने में भी उसकी गिरावट में कन्विक्शन नहीं आ रहा हो, ठीक, एक बाई का सौदा ले लीजिए, एक शॉर्ट करके जाइए। कुणाल जी आपके ट्रेड्स तैयार हैं सर? यस सर, डेफिनेटली। एंड दो शॉर्ट के ट्रेड यहाँ पे है, दोनों मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा गिरावट हमें दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला जो है टाइटन है, टाइटन जो में यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है। नाउ यहाँ पे 28 अक्टूबर को एक्सपायरी है, यानी महज 2 दिन बाकी है, तो मैं
अक्टूबर सीरीज का नहीं, लेकिन नवंबर सीरीज का यहाँ पे मैं शॉर्ट करके चलने की सलाह दूंगा टाइटन। यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए। प्रेजेंट लेवल की अगर बात करें, टाइटन नवंबर फ्यूचर जो ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन तकरीबन आपका 3740 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। और अच्छा खासा करेक्शन हमें टाइटन के काउंटर में पिछले 2 दिन में देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से गोल्ड में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, टाइटन की डायरेक्ट इंपैक्ट इसमें हमें देखने को मिल सकती है। पर यहाँ से फर्दर गिरावट टाइटन में देखने को मिल सकता है। ऐसे जो हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 3770 का होगा। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट आपको 3710 का देखने को मिलेगा। एंड जैसे वो ब्रेक होता है 3680 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में भी अच्छी खासी गिरावट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से ग्रासिम ने टॉप बनाया है, टॉप बनाने के बाद आली चार्ट पे 100 MA के नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगा ग्रासिम में परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट करने के लिए। 2880 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ये भी हम नवंबर फ्यूचर का शॉर्ट करके चलेंगे। टारगेट 2810 का पहला होगा। एंड जैसे ही ब्रेक होता है 2775 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरी ओर से ग्रासिम एंड टाइटन दोनों शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, ग्रासिम और टाइटन दोनों में एक चीज कॉमन है कि आज हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं ना थोड़े वीक हैं और अक्रॉस द बोर्ड वो वीक हैं। आप देखिए टाइटन कहाँ ज्वेलरी वाली कंपनी, ग्रासिम सीमेंट वाली कंपनी, आप एफएमसीजी देखेंगे तो आपको वही स्थिति दिखाई देगी क्योंकि वहां पर हमने देखे कि एक तो कोलगेट के नंबर कमजोर आ गए और एचयूएल को लेकर ब्रोकरेजेस ने कुछ कंसर्न जाहिर किए हैं उसके मार्जिन को लेकर। हालांकि नंबर उतने वीक नहीं थे लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में एक ना उनको वन टाइम टैक्स गेन आया था, उसके चलते प्रॉफिट किसी तरह से मैनेज करके उन्होंने ऊपर दिखाया था। तो ये एक चीज है कि आप टाइटन को और ग्रासिम दोनों को आप शॉर्ट कीजिए और टारगेट की और स्टॉप लॉस के लेवल आपकी स्क्रीन पर हमारे प्रोड्यूसर साहब डाल देंगे। ये दो शेयर तो इन टोटल 3 शॉर्ट के सौदे और 1 लॉन्ग के सौदे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, आप इन पर भरोसा कीजिए। एक छोटे से हम ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लेकर आएंगे और अपने एक्सपर्ट से कुछ और बढ़िया शेयर जानेंगे जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और अगर आपको कहीं घाटा हो रहा हो तो उसकी भरपाई करने की भी क्षमता कुछ शेयर रखेंगे, आपकी जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। गौरव शर्मा है हमारे साथ, वहीं कुणाल परार भी हमारे साथ हैं और हमारी फंडामेंटल पैनल पर विवेक खारवा भी फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग, स्वागत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून। सुबह भी आप हमारे साथ थे और अभी भी आप हमारे साथ हैं, शुक्रिया समय देने के लिए। एंड यस, फेस्टिविटीज़ है और इसी फेस्टिविटीज़ में हम देखते हैं लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, बट बावजूद इसके आप अपना समय हमें दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। थैंक्स फॉर दैट। एंड हैविंग सेड सो, सुबह से लेकर अब तक भारतीय बाजार की तस्वीर कुछ खास बदली नहीं है विवेक, और इसीलिए फंडामेंटल टेक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज सुबह भी हम कुछ सेक्टर्स की बात कर रहे थे और इस वक्त भी हमें सेक्टर्स की बात ही करनी होगी। इंडेक्स वाइज अगर आप देखें कुछ खास हुआ नहीं है, इनफैक्ट बाजार और टूटते हुए दिखे हैं। कैसे देख रहे हैं टेक्सचर ऑफ द मार्केट? तो इनफैक्ट मानसी, गुड आफ्टरनून। तो अपना साथ सुबह से शाम तक है तो अब ऐसा है कि सुबह भी अपने यही बात किया था हमने कि मैं ये बोल रहा था कि मार्केट ऊपर गया है कुछ दिनों से और उसको एक कंसोलिडेशन फेज में जाना चाहिए और कोई लगातार ऊपर जाते रहे वैसा कोई जरूरी नहीं है और वही हुआ है। लेकिन हाँ, बाजार में आपको फिर भी ओवरऑल स्ट्रेंथ जरूर है क्योंकि पिछले मतलब आप अगर देखो, मैं भी चार्ट खोल के बैठा हूँ, 7 अगस्त, उसके बाद में 29 अगस्त और उसके बाद में अक्टूबर 6, तो हर बार सेंसेक्स और निफ्टी ने एक हायर हाई बनाया है और लोअर लो बनाया है, हायर लो बनाया है और एक ट्रेंड के साथ धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इस बार थोड़ा सा तेजी से गया था तो करेक्शन आपको आज देखने को मिला है और सुबह भी यही बोल रहा था मैं कि ओवर द वीकेंड वापस यूएस से ये ऑयल वगैरह जो नया हटकंडा अपनाया जा रहा है, ये किस और रुख लेगा ये मालूम नहीं है। तो इसके लिए हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग वगैरह थोड़ी सी आए, तो वही है। तो मैं सिर्फ इसको एक प्रॉफिट टेकिंग मानता हूँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूँ
और इनफैक्ट जो सेक्टर्स अच्छे किए थे पिछले हफ्ते वही सेक्टर्स डाउन है, और मैं बार बार रिकमेंडेशन दिया था कि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पे आपको देखना चाहिए, और आज इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा नीचे है, 1% ऑलमोस्ट डाउन है। तो आपको ये बाजार सिर्फ मौका देने वाला है। ऑफ कोर्स मैं आज ले लो करके नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि 2 दिन है, उसको खत्म होने दो। मंडे ट्यूसडे जब सब लोग फुल फॉर्म में आ जाएंगे, मुझे ध्यान है आपके भी आधे एनालिस्ट तो छुट्टी में बैठे हैं, ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट आज के दिन छुट्टी में बैठे हैं क्योंकि एक्सटेंडेड हॉलीडे हो गया। अब मंडे से जब सब लोग जोरों शोरों से वापस आएंगे, तो उसके बाद में असली रूप मार्केट आपको देखने को मिलेगा कि और ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है। तो अगर मंडे और थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आपको देखनी है। नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि जितने भी आपको नंबर्स या फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ देखो, वी आर इन वेल पोजिशन, सूटेड पोजिशन। तो आई एम ऑफ कोर्स अंडरटोन बुलिश, बट ठीक है, वन डे के लिए नॉट नेसेसरी। अब खाली 45 मिनट्स और बचे हैं बाजार में, तो कोई जरूरी नहीं आप आज कुछ करो, बस छुट्टी मनाओ आपकी। कहा आपने, मैं भी ये बात से इत्तेफाक रखती हूँ विवेक। और है फेस्टिवल मोड अब भी है, और वो थोड़ा सा धीमापन अब भी इस वक्त नज़र आ रहा है। बाजार चले भी हैं पिछले दिनों, और अब 2 सेशन से वापस से कमजोरी, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक है, थोड़ा समय देते हैं, सोमवार से शायद तस्वीर बदलती हुई नजर आए। लेकिन यहाँ इंडेक्स वाइज जहाँ इतनी कमजोरी है, स्टॉक्स अब भी हैं, अगर हम देखेंगे ढूंढेंगे जहां पर काफ़ी हद तक एक्शन और मूव्स नजर आ रहे हैं। इस बीच आईटीसी होटल्स के नतीजे स्क्रीन पर आए हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफे का आंकड़ा 133 करोड़ से घटकर 132 करोड़ पर जाता हुआ 133 करोड़ के ही आसपास सालाना आधार पर मुनाफे में कोई बड़ी कटौती नहीं कही जाएगी। 133 करोड़ से 132.8 करोड़ पर उन्हें ईयर ऑन ईयर बेसिस ये आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स बड़े हैं, 27% से बढ़कर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा जो है 76 करोड़ से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। मुनाफे के आंकड़े को फिर से एक बार देखना होगा। कंसोलिडेटेड आय 778 करोड़ से बढ़ी है, ये बढ़कर 839 करोड़ पर जाती हुई देखने को मिली है। एक बार मुनाफे के आंकड़े को फिर से कैलकुलेट करेंगे, और रेवेन्यू के फ्रंट पर बढ़त है, कामकाजी मुनाफे में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और कंपनी के मार्जिन्स में भी इजाफा है। मुनाफे को एक बार फिर से देखते हैं, कामकाजी मुनाफा 212 करोड़ से बढ़कर आया है, कंपनी की आय में भी बढ़ोतरी है, और मार्जिन्स में भी इजाफा 27% से 29% पर कंपनी ने मार्जिन्स पोस्ट किए। कमजोर बाजार है, और इसी वजह से हम स्टॉक में भी मूवमेंट टुवर्ड्स डाउन साइड देख रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल नतीजे अगर देखें हर लिहाज से, और पैरामीटर पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कुणाल, एक बार आपसे टेक जानना चाहेंगे, 220 के लेवल्स पर फिलहाल हम देख रहे हैं आईटीसी होटल्स। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं। वेल 221 के अराउंड ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, एंड व्यू ये पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर फिलहाल नेगेटिव साइड का। स्टॉक का पिछले कई दिनों से 100 डेज एमए के नीचे ट्रेड हो रहा है, एंड लाइकली चांसेस है फर्दर गिरावट भी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट में 208 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। अगर ये लेवल आता है तो ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। ओके, तो अवॉइड कैटेगरी में रखना है, ये राय मिलती हुई। और फिलहाल ओवरऑल मार्केट में वेट एंड वॉच का सिनेरियो होना चाहिए। पोजीशंस जो हैं उन्हें एक बार रिव्यू करते रहें, और इंटैक्ट रखें अपनी अच्छे स्क्रिप्ट्स जो आपने खरीदे हैं, लेकिन नए पोजीशंस के लिए थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूर चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जहाँ स्टॉक्स में मूवमेंट है उसे लगातार हम टच बेस कर रहे हैं, ताकि अगर आपकी पोजीशंस उनमें है तो आपको कोई ना कोई एडवाइस और राय मिलती ज़रूर जाए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 7% की तेज़ी, काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। गौरव, आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शिप बिल्डिंग स्पेस में ही आज अच्छा खासा एक्शन है, पूरा का पूरा पैक का अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। एकमात्र कह सकते हैं कि स्पेस है जहां आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में है। 269 के लेवल्स पर 8% की तेज़ी यहाँ पर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन में कल ही ब्रेकआउट आया था, कंजेशन रेंज का ब्रेकआउट था न्यूज के बाद कि इसका अभी डाइवेस्टमेंट डिफर हो रहा है, और फॉर्मेशन वाइज बहुत पॉजिटिव है, अपबीट है, यहाँ से और चलने की गुंजाइश काफी है स्टॉक के अंदर। पर जैसे कि 2 दिन के अंदर ही स्टॉक के अंदर लगभग 20% का मूव आ गया है, तो करंट लेवल पे तो बाय की सलाह नहीं होगी। जो भी फर्स्ट इमीडिएट डिप मिलता है, अगर 8-10 रुपए का मिल जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, बाय करना चाहिए उसे डिप्स में, और फिर टारगेट्स एम करने चाहिए 300 के करीब के। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी एससीआई पे। जिनके पास है निश्चिंत होकर अपनी पोजीशन को होल्ड करें, देयर आर गुड टाइम्स अहेड।
ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन में करीब 7% की तेज़ी और बड़ी अच्छी खासी तेज़ी हमने कल के सत्र में भी देखी थी और आज देखिए वीक मार्केट में भी डे हाई पर 8% के आसपास का उछाल है। लेकिन शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि शिप बिल्डिंग वाली जो डिफेंस कंपनीज हैं और उसके अलावा भी जो तमाम कंपनीज हैं डिफेंस में, आज अच्छी तेज़ी बनी थी इंट्राडे में। ऊपरी स्तर से थोड़े नीचे ज़रूर आए हैं बट अभी भी कुछ कुछ गेंस को होल्ड करने में कामयाब हैं। ये तेजी क्यों हो रही है, उसके पीछे की वजह यह है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। जरा इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ गई है। कनिष्का, बताइए क्या सरकार खरीदने जा रही है डिफेंस कंपनी से, जिसके चलते शेयरों में आज तेजी बन रही है? लगभग 2 महीने की रिलेटिव क्वाइट पीरियड के बाद डिफेंस स्टॉक्स फिर से आज स्पॉटलाइट में है, जहां डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी के स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट मोमेंटम ने मार्केट को एक नया बूस्ट दिया है। FY26 में अब डीएसी अप्रूवल्स 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो FY25 के 2.22 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। जुलाई में 1.05 लाख करोड़, अगस्त में 67,000 करोड़ और अक्टूबर में 79,000 करोड़ के पैकेज को अप्रूवल्स मिले हैं। ये 79,000 करोड़ का जो पैकेज है, दिस इज द लेटेस्ट अप्रूवल। इसके बाद एलारा और सिटी की कुछ ब्रोकर रिपोर्ट्स आई हैं, जिनका कहना है कि नए प्रोक्योरमेंट से कई कंपनीज को फायदा मिल सकता है। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो नाग मिसाइल MK2 प्रोजेक्ट से भारत डायनामिक्स जैसी कंपनीज को लगभग 2,000 करोड़ का लाभ हो सकता है। GBMES सिस्टम से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव को फायदा मिल सकता है, जबकि हाई मोबिलिटी व्हीकल्स ऑर्डर से BEML के लिए पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। इंडियन नेवी के ऑर्डर्स हम अगर उनकी बात करें तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी LPD के प्रोजेक्ट से मैस्गांव डॉक, कोचन शिपयार्ड, L&T और GRSE जैसी कंपनीज को फायदा हो सकता है, जिसका एस्टिमेटेड साइज करीब 60,000 करोड़ है। 30 mm नेवल गन से BHEL और GRSE को फायदा मिल सकता है। एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो से BDL को फायदा मिल सकता है, जिसका एस्टिमेटेड साइज लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए का हो सकता है। EOIRST सिस्टम से BEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स और स्मार्ट एम्यूनिशन से BHEL को भी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो CLRTS या DS प्रोजेक्ट की वजह से HAL को भी एक शेयर उसमें पार्टिसिपेशन का मिल सकता है, जिससे स्टॉक को काफी फायदा मिल सकता है और इसके अलावा उनका लॉन्ग टर्म पाइपलाइन जो है और भी बढ़ जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक तौर पर BEL को GBMES और नेवल सिस्टम ऑर्डर्स से फायदा हो सकता है, BDL को नाग मिसाइल से, टॉर्पीडो से, BHEL को नेवल गन्स और स्मार्ट एम्यूनिशन से, जबकि BEML, L&T और HAL के लिए भी ये डेवलपमेंट्स काफी पॉजिटिव रह सकती है। तो बाजार में फिर से एक्टिविटी बढ़ती दिख रही है डिफेंस स्टॉक्स में। ईयर टू डेट डिफेंस स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। BDL 35.7%, मैस्गांव डॉक 25.5%, BEL 43%, तो काफी हाई रिटर्न्स देखे गए हैं ईयर टू डेट 2025 में डिफेंस स्टॉक्स में। और अब इन नए प्रपोजल्स के चलते मल्टी ईयर और माइलस्टोन बेस्ड ऑर्डर्स के साथ इन कंपनीज के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी और भी स्ट्रांग होती दिख रही है और ये मोमेंटम आने वाले महीनों में लाइकली है कि डिफेंस स्टॉक्स में बना रहेगा। ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि तेज़ी के ट्रिगर क्या हैं। विवेक जी, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। और देखिए, कई बार ना कि जब दुविधा की स्थिति होती है ना तो एक्स्ट्रा विवेक चाहिए होता है। तो आज आपको हमने सुबह भी जोड़ा, शाम को भी आप हमारे रिक्वेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, इसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अब ये डिफेंस में एक टेंशन ये है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए थे। अब जब वैल्यूएशन हाई होते हैं तो फिर अब ये होता है कि हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना बेहतर है, क्योंकि सारे के सारे शेयर एक साथ फिर चलेंगे नहीं, चल बहुत गए हैं, ये टेंशन है। आप जरा बताएंगे कि अगर अभी भी किसी को मौका खोजना हो डिफेंस में, आपके हिसाब से वैल्यू हंटिंग कहाँ पर की जा सकती है? देखिए अभिषेक, ये सेक्टर ग्रोथ सेक्टर है और कभी भी क्या होता है कि ग्रोथ सेक्टर में आपको एक बार वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई होंगे जो हुए थे। और मुझे ध्यान है कई बार सेल रिकमेंडेशन दिया था मैंने क्लाइंट्स को, डिफेंस की बहुत ज्यादा ही महंगा है। उसके बाद एक करेक्शन आया और करेक्शन आने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी होके अभी तक उस वैल्यूएशन पे सेक्टर नहीं गया है, लेकिन हाँ, फेयर टू लिटिल कॉस्टली वैल्यूएशन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो अब ये बोल रहा हूँ कि जब ग्रोथ सेक्टर है तो आपको सस्ता मिलना तो ही एक सिचुएशन में आपको सारे के सारे स्टॉक सस्ते मिलेंगे, लेकिन अगर ग्रोथ सेक्टर है तो आपको प्रीमियम उधर देना पड़ेगा।
और मुझे लग रहा है कि डिफेंस एब्सोल्यूट स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है अभी भी। तो जो हम लोग आत्मनिर्भर की बात वगैरह कर रहे हैं, एक जमाने में हम लोग इंपोर्ट हुआ करते थे, अब नेट एक्सपोर्टर बन गए डिफेंस में। अब आगे अफ्रीकन मार्केट्स वगैरह में हम लोग और भी एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। काफी कंट्रीज के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अब ये असल में ग्रोथ सेक्टर में है। तो जो अब वैल्यूएशन चल रहा है, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा सेक्टर करीबन 50 से लेके 60 के पी के बीच में चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये कुछ सालों के लिए इसी वैल्यूएशन में ट्रेड कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो महंगा है बिकॉज देयर इज ग्रोथ, सिंपल सी चीज है। और मुझे लगता है कि ये न्यू नॉर्म लेके चलो, और आपको अगर मतलब 45-50 की पी में अगर कोई स्टॉक मिलता है तो अच्छा खासा वैल्यूएशन है, वहां पे आप उसको ले सकते हो। और हम लोग कई डिफेंस कंपनीज की बातें करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज, बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भारत फोर्ज काइंड ऑफ स्टॉक्स भी आपको देखना होगा, जहाँ पे भी धीरे धीरे काफी डिफेंस में एक्सपेंशन कर लिया, और लोग जनरली बात नहीं करते हैं। तो जितने भी डिफेंस है, यस, ग्रोथ सेक्टर, और यही आपका फेयर वैल्यूएशन रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। नहीं नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है। आपने बहुत पते की बात कही, और आपसे हम इत्तेफाक भी रखते हैं कि देखिए जो ग्रोइंग जो सेक्टर्स हैं, आप उस पर कन्वेंशनल अप्रोच वैल्यूएशन वाला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, पिछले अगर आप एक दशक में देखेंगे तो करीब 30 गुना बढ़ा है। पीएम मोदी का स्टेटमेंट भी आया था कि हम भारत को टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर वाले देशों में हम इसको शामिल कराना चाहते हैं। और इस वक्त अगर आप निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स देखेंगे तो अपने हाई से सिर्फ 8% या 7% नीचे आपको दिखाई देगा। तो अलग नज़रिया, अलग अप्रोच होना चाहिए। जो ग्रोथ वाले जो सेक्टर्स हैं, जो चाहे जिस भी एरिया में हो, वो आप उनको अलग तरह से देखें, और वो डिफेंस पर भी अप्लाई निश्चित तौर पर होती है। तो ये विवेक जी की बिल्कुल सही सलाह है आपके लिए डिफेंस वाले शेयरों को लेकर। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का और समय हो गया है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो क्लोजिंग शो को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ और बढ़िया ट्रेड, कुछ अच्छी रिसर्च आपके सामने हम लेकर रखेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। आप देखिए मार्केट में गिरावट जारी है, लगभग 500 अंकों की गिरावट आप निफ्टी बैंक में देख सकते हैं, और निफ्टी 50 भी 140 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। सुबह से ही सिपला बना हुआ है टॉप लूजर की कैटेगरी में। अब इसी के साथ साथ कुछ सीमेंट काउंटर्स में भी प्रेशर आना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर 2% से ज्यादा की कमजोरी है, और साथ ही साथ कुछ और फाइनेंशियल काउंटर्स जिनमें हाल फिलहाल एक अच्छी हमने तेजी देखी थी, चाहे वो HDFC बैंक हो या एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी थोड़ा सा गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग आज ये है देखना कि मार्केट्स तो थोड़ा सा यू टर्न ले ही रहे हैं, पर यू टर्न इंडिया विक्स ने भी लिया है, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है कुछ कंसर्निंग संकेत नहीं दे रहा है, वो नोट जरूर करना चाहिए। इंडिया विक्स अभी फिलहाल लाल निशान में ही है। पर चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं, और उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं कि कहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। और एक बार सीमेंट काउंटर्स पर ही नज़रिया जानते हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साथ कुछ अन्य काउंटर्स पर भी थोड़ा सा प्रेशर है। कुणाल परार, गौरव शर्मा, विवेक कारवा हमारे साथ मौजूद हैं। और कुणाल, एक बार आपसे अल्ट्राटेक सीमेंट, लीडर ऑफ सीमेंट पैक, इस पे राय जानना चाहेंगे। कई दिनों के बाद हम इस तरीके की गिरावट इसमें देख रहे हैं, क्या मायने हैं इसके, कैसे देख रहे हैं आप इसके चार्ट्स? अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, 2% स्टॉक नीचे है। इतना ही नहीं, जिस जो जो लेवल है, यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। व्यू फिलहाल क्लियर कट डाउन साइड का ही है। स्टॉक 100 MA के नीचे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, और इतना नहीं, उसका जो प्रीवियस बॉटम था 11,990, उसके नीचे भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। व्यू यहाँ से फर्दर गिरावट में 11,500 तक के लेवल का है। सो ओवरऑल अल्ट्राटेक सीमेंट में फिलहाल जो व्यू है नेगेटिव साइड का, और इसी तर्ज पे हमने लोग ग्रासिम को भी शॉर्ट करके चलने की सलाह दी है, क्योंकि ओवरऑल जो सीमेंट पैक अभी लग रहा है वो डाउन साइड के मोमेंटम में ही है। रीजन लेवल से एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें तो 4 से 5% गिरावट और ये सारे के सारे स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है।
ऑलराइट, तो चलिए सीमेंट काउंटर्स पर रखते हैं नज़र, किस तरीके का एक्शन ये दिखाते हैं। बट अब बात करते हैं कंजम्पशन स्पेस की, क्योंकि जीएसटी दरों में बदलाव के बाद एफएमसीजी कंपनियों को छोटे पैकेट के दाम तय करने में मुश्किलें आ रही हैं। खबर है कि एफएमसीजी कंपनियां छोटे पैकेट के प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ाकर ग्राहकों को जीएसटी कट का फायदा देने की तैयारी कर रही हैं। आइए इस पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये सभी डिटेल्स लेकर। अंजलि, बताइए। जी, एफएमसीजी कंपनीज अपने छोटे पैक्स में वॉल्यूम या ग्रामेज को बढ़ाने वाली है। जीएसटी रिडक्शन के बाद ये जो छोटे पैक्स थे 2, 5, 10 रुपये, 20 रुपये के, इनमें इनकन्वीनियंट प्राइसिंग आ गई थी, क्योंकि जीएसटी रेट रिडक्शन के बाद 12% से 5% जीएसटी होने के बाद कई सारे छोटे साइज़ वाले पैक्स में हमने देखा था कि जो नई प्राइसिंग घट कर आई थी वो एक इनकन्वीनियंट प्राइस पॉइंट हो रहा था। इसके बाद एफएमसीजी कंपनीज ने डिसाइड किया है कि वो इन पैक साइजेस में वॉल्यूम या ग्रामेज जो है उसे बढ़ा देंगे, ताकि जीएसटी का जो लाभ है वो कस्टमर्स तक वो पास ऑन कर चुके। सूत्रों का कहना है कि नेस्ले ने नए पैक साइजेस का प्रोडक्शन सितंबर में ही शुरू कर दिया था, लेकिन 1 महीने का टाइम जो था वो ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो पुराना स्टॉक था उसे लिक्विडेट करने के लिए लग रहा था। अब बहुत सारे ट्रेडर्स के पास काफ़ी मिनिमल स्टॉक बचा है, और इसके बाद जो नए पैक्स हम देखेंगे मार्केट में उसमें वॉल्यूम बढ़कर आएगा। इसी के साथ पार्ले के एक स्पोक्स पर्सन ने ईटी नाउ से कहा है कि वो जो नए पैक्स हैं वो अक्टूबर के अंत तक या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में रोल आउट करेंगे। एचओएल डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि उन्हें अभी तक नए पैक साइजेस नहीं मिले, लेकिन कंपनी से ये इंडिकेशन आया है कि वॉल्यूम बढ़कर नए पैक साइजेस उन्हें दिए जाएंगे, जो कि वो नवंबर के पहले हफ्ते में एक्सपेक्ट करें। तो किस तरह के वॉल्यूम इंक्रीजेस हम देखेंगे? नेस्ले के जो नेस्कैफे प्रोडक्ट्स हैं उनमें सारे ही 45 ग्राम से कम वाले पैकेट्स में ग्रामेज को बढ़ा दिया जाएगा, और इसके अलावा मैगी जो प्रोडक्ट है उसका ग्रामेज 280 ग्राम से बढ़कर 300 ग्राम कर दिया जाएगा। इसी के साथ पार्ले ने भी कहा है कि 6 से 12% का वॉल्यूम इंक्रीज़ वो करेंगे अपने स्नैक्स, कन्फेक्शनरीज और चॉकलेट प्रोडक्ट्स में। तो इसी तरीके से एफएमसीजी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि छोटे पैक साइजेस में आने वाले कुछ हफ्तों में हम कुछ वॉल्यूम इंक्रीजेस ज़रूर देखेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि ये सभी जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए, ये बात तय थी कि जब जीएसटी की दरों में बदलाव की खबर आई तभी कंपनीज ने एक तरीके से साफ कर दिया था कि जो छोटे पैकेट्स हैं, मान लीजिए 5 रुपए के आपके चिप्स के पैकेट्स या फिर और कोई पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, उनमें अब उनके प्राइजेस कम करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रामेज बढ़ा देंगे। और उसके चलते अब जो है उसी की तैयारी कर रही हैं सभी कंपनीज। आने वाले समय में देखते हैं किस तरीके से लागू होते हुए दिख सकता है। अंजलि ने सभी डिटेल्स तो हमें बताई ही, बट कहीं ना कहीं जीएसटी के दरों में बदलाव को लेकर इस बार कंपनीज को फ़ायदा तो हुआ, पर दिक्कतें भी उतनी ही झेलनी पड़ी। आप चाहे एचयूएल की कॉमेंट्री ले लीजिए या फिर कोलगेट की कॉमेंट्री ले लीजिए, दोनों ने ही ये साफ किया है कि हाँ, थोड़ी बहुत जो कंसर्न्स हैं उन्होंने फेस ज़रूर किए। हालांकि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो एक रिकवरी की उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं। विवेक, आप क्या राय रखते हैं एफएमसीजी स्टेपल कंपनीज पर? क्या कोई ऐसा काउंटर है जहां पर आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे मौके हैं? क्योंकि देखिए, एक चैलेंज तो है ही कि इनके वैल्यूएशंस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, 60-70 के पी के आसपास ये ट्रेड करते हैं, और दूसरा ग्रोथ भी इतनी एक्साइटिंग नहीं है कि आप ऐसे वैल्यूएशंस पे जाकर जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करें। बट क्या कोई कंपनी है आपके रेडार पे जहां पर कुछ एक बड़े बदलाव हो रहे हैं और आपको पसंद आ रही हो? दृष्टि, पहले तो जब आपकी सहयोगी बोल रही थी कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अब लेस और चिप्स के पैकेट में आपको हवा कम मिलने वाली है पहले से। हो सकता है। जनरली हवा ज्यादा रहती है, चिप्स कम रहते हैं उसमें, तो इस बार थोड़ा सा उल्टा होगा। देखिए, एफएमसीजी एज सच मैं कोई खास बुलिश नहीं हूँ ऐसे सेक्टर पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी ये रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 1 साल में, चाहे वो इनकम टैक्स कट हो या जीएसटी का कट हो या फिर इंटरेस्ट रेट कट्स वगैरह हो, तो जो पैसा एक्स्ट्रा लोगों के हाथ में बच रहा है वो आपको बेसिकली डिस्क्रिशनरी आइटम्स में गलत बोल दिया क्या मैंने? हाँ, तो उस मतलब एफएमसीजी में नहीं, और डिस्क्रिशनरी आइटम्स में ज्यादा खर्चा होने का वो चांसेस रहेगा। तो जो आप घर में यूज करते हो, चाहे वो साबुन हो या पेस्ट हो या जो भी है,
वहां पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ होते हुए नहीं दिखने वाली है अनटिल अदरवाइज पॉपुलेशन ग्रोथ साथ में हो इक्वलेंटली। तो मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है ऐसे ही चलने वाला है जिस रेंज में है। हाँ, वैल्यूएशन वाइज भी ज्यादातर स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। आपने जैसे कहा 70 पी आजू बाजू सारे के सारे घूम रहे हैं, खाली एक स्टॉक के अलावा सिवा जो आईटीसी है। लेकिन वहां पे भी साइज ऑफ द कंपनी इतना बड़ा है कि आपको वॉल्यूम या फिर मार्जिन ग्रोथ इतना तेजी से बढ़ के आपका वैल्यूएशन आपको री रेटिंग हो जाए वैसी संभावना मुझे नहीं लग रही है। तो मार्केट परफॉर्मर रहेगा। बहुत अग्रेसिव बेट्स किसी को लेना नहीं है एफएमसीजी सेक्टर पे। तो मुझे तो पूरा सेक्टर ही बस एक फेयर वैल्यूएशन पे चलते हुए आगे भी दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा बच के ही चलिए एफएमसीजी काउंटर्स से। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है ये राय आती हुई विवेक की तरफ से। बट अब देखिए मार्केट में तो गिरावट है ही, बट कुछ काउंटर्स में बहुत अच्छा मूव है। हमने कल भी आपके लिए ओएनजीसी हाईलाइट किया था, आज देखिए वो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। कल हम एससीआई की भी बात कर रहे थे क्योंकि पूरे डिफेंस काउंटर्स को लेकर जिस तरीके की न्यूज़ थी, शिप बिल्डिंग काउंटर्स फोकस में थे। आज आप देख लीजिए तमाम काउंटर्स, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक हो या फिर एससीआई, हमारे एक एक्सपर्ट से भी हमने राय ली थी और उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है एससीआई और आज के सत्र में उसमें भी एक ज़बरदस्त एक्शन है। एक और एक्शनेबल काउंटर आज के लिए बना है कमिंस इंडिया, क्योंकि मैं देख रही थी कि एफएनओ स्पेस में 2-2.5% की तेज़ी है। हालांकि जो नतीजे आएंगे वो 6 नवंबर को आएंगे, बट अभी बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहा है ये काउंटर। गौरव, क्या राय रखते हैं आप कमिंस इंडिया पे? अगर हम 6 महीने का चार्ट दिखा पाएँ तो तस्वीर थोड़ी सी क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अपने अक्टूबर महीने के हाई को क्रॉस करने की तैयारी में है कमिंस इंडिया। इस काउंटर ने ऑलरेडी जो है लगभग 4150 के स्तर छुए थे, फिर थोड़ा सा नीचे आया था और उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है ये काउंटर। पर गौरव, क्या इस पे भरोसा करना चाहिए और क्या यहाँ पे कोई ट्रेड ले सकते हैं? हाय, गुड आफ्टरनून। कमिंस इंडिया ओवरऑल एक रिलायबल कंपनी, एक रिलायबल स्टॉक रहा है। परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, सटल परफॉर्मेंस है और अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। फिलहाल एक नियर टर्म की बात करूं तो काफी दिन एक लैकलस्टर मूव दिखाने के बाद आज और कल के 2 ट्रेडिंग सेशंस में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया है। फ्रेश ब्रेकआउट आ गया है, उच्चतम स्तरों पे ट्रेड कर रहा है एंड आई थिंक दीज आर क्लोज टू द लाइफ टाइम हाइज एज वेल। 4171 का लाइफ टाइम हाई था, यस, लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट यहाँ से परफॉर्मेंस अच्छा है, नॉर्थवर्ड चार्ट फेसिंग है। वॉल्यूम बैक बाइंग आज के सेशन में दिखा है, जो कि अदरवाइज देखा जाए तो बिल्कुल मुख्यतः शेयर लाल निशान के साथ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेयरली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स डिक्लाइनिंग साइड और ये क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक ये पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर कंटिन्यू रहेगा। इंडिया यहाँ पर रखते हैं नज़र। काफ़ी अच्छा एक्शन ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा रहा है और गौरव ने भी जो है अपनी राय इस पे दी। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए लेकर आएंगे बट इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। लगातार नतीजे एक एक कर आ रहे हैं। एफएनओ, निफ्टी और साथ ही कैश की लिस्ट है जिसके नंबर्स एक एक कर आ रहे हैं और सारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। सिग्नेटी टेक्नोलॉजीज के Q2 के नंबर्स हैं। नतीजों के साथ साथ स्टॉक जो है रिएक्ट कर रहा है। मार्जिन्स जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। तिमाही आधार पर 15% से 16% पर कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 65 करोड़ से बढ़ा है 82-83 करोड़ पर। तिमाही आधार पर नतीजे जो है अच्छे नजर आ रहे हैं। उसी का असर चूंकि इस स्टॉक में रिजल्ट बैक्ड एक्शन हम देख रहे हैं। 1% के गेंस के साथ सिग्नेटेड टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 1677 के स्तर पर फिलहाल। कुणाल, कोई टेक इस स्टॉक पर? ऑलमोस्ट 1% के गेंस है और नतीजों का असर फिलहाल दिख रहा है। कमजोर बाजार में भी स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। सिग्नीटेक की बात करें 1675 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। रीजन स्टॉक ऑलरेडी 100 डेज एमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इतना ही नहीं, मल्टीपल टाइम स्टॉक ने लोअर लेवल पे 1500 से लेकर 1480 के अराउंड सपोर्ट दिया और वहां से पहले भी हमने देखा है 1900 तक के लेवल स्टॉक ने दिखाए हैं। तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम प्रेजेंट लेवल पे रख सकते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह है। ट्रेडिंग के लिहाज से लोअर लेवल पे 1600 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं
फिलहाल स्टॉक 1675 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। 1600 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 1730 का पहला टारगेट होगा, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपरी लेवल पे 1825 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो सिग्नीटेक में फिलहाल पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। पोजीशन अगर है उसे इंटैक्ट रखने की राय फिलहाल मिलती हुई। आज सुबह हम फार्मा स्पेस को डिस्कस कर रहे थे और फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरीज, क्रैम, CDMO पूरे के पूरे सेगमेंट पर एक राय होनी चाहिए। कमजोरी है, इस कमजोरी को किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए। गौरव, कोई टेक बनता है? ग्लैंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जो अब भी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ना के बराबर मोमेंटम है। इसके अलावा लगभग सारे फार्मा से जुड़े स्टॉक्स में कमजोरी है। कमजोरी में कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आई थिंक बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए फार्मा के साथ। अभी भी दे आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स कंप्लीटली, तो अभी भी इधर उधर के जिटर्स लग सकते हैं। एंड अभी भी कोई कॉन्क्रीट नतीजा नहीं आया और ट्रम्प साहब की तरफ से कब क्या बयान आ जाएगा नहीं पता। तो जिन भी सेक्टर्स में डिपेंडेंस यूएस की तरफ ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स यूएस पे ज्यादा है, आई थिंक अभी भी एक कॉन्शियस स्टांस लेना चाहिए। हॉप ऑन नहीं करना चाहिए तेजी से कोई ट्रेड लेने के लिए या निवेश करने के लिए। अदर अपॉर्चुनिटीज बाजार में काफी हैं, आई थिंक उनमें कॉन्सेंट्रेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सन फार्मा में हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी है 0.25% के आसपास की, और मार्केट थोड़ा सा ना स्थिर है, कोई ज़्यादा हम मोमेंटम देख नहीं रहे। पिछले अगर आप घंटे भर का अगर ट्रेड देखेंगे तो निफ्टी वही 150 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 450 अंकों के आसपास की गिरावट हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। तो और एक और चीज़ है जो नहीं बदली है, वो ये है कि निफ्टी बैंक में अभी भी 12 में से 11 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, और एकमात्र शेयर जो मजबूती की तरफ है वो है ICC बैंक का शेयर। अदरवाइज माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है। एक शेयर जिस पर विवेक जी आपसे राय जानना चाहेंगे, IEX में कल भी हमने तेजी देखी, IEX में आज भी तेजी हो रही है। पीछे हमने देखे थे कि इनसाइडर ट्रेडिंग वाला मामला एक उठा था, उसके बाद स्टॉक की पिटाई हुई थी। उसके पहले हमने देखा था कि मार्केट कपलिंग को लेकर CRC के जो आदेश थे, उसके बाद शेयर ऊपरी स्तरों से काफी हेवी करेक्शन झेला था। क्या जो बैड न्यूज है, क्या वो प्राइस में अब शामिल हो गया IEX के? क्या IEX किसी के पास हो तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है? आपका क्या विचार है शेयर को लेकर? अभिषेक, बाजार में क्या होता है ना कि आप अगर ओवर द कोर्स ऑफ मंथ्स एंड इयर्स आप व्यूज अगर देखो, तो हो सकता है कि एक स्टॉक पे जहां पे मैं आज बुलिश हूँ, कल सारे एनालिस्ट बैरिश हो सकते हैं और परसों वापस बुलिश हो सकते हैं। तो व्यूज चेंज, सिचुएशन के साथ आपके ओपिनियन सारे चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ कि IEX जब ये 300-400 भी हुआ करता था और लगभग डबल डिजिट तक गया था, तब से मेरा एक ही व्यू है कि इसको अवॉइड ही करना चाहिए। और मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर रहा है, उनके ऑप्शंस ट्रेड होने लग गए, उससे कंपनी कमाने लग जाएगी। मतलब इतना सारा थियरी सब बाजार में आया था और फाइनली निकला क्या कि सारा का सारा इनसाइडर ट्रेडिंग है और से भी ऑलरेडी रेट्स वगैरह कर रही है। तो मैं तो स्टे अवे की ही सलाह दूंगा। जो IEX प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो आज BSE पे भी हो रहा है, इन द सेंस वो प्रोडक्ट्स BSE पे भी ट्रेड हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि इसका कोई मोनोपोली है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको IEX पे ही आना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। तो लेने के लिए कोई ये सटीक रीजन या फिर एकदम कन्विंसिंग आंसर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं तो अभी भी अवॉइड की सलाह दूंगा। जैसे मैंने कहा, इस स्टॉक पे मैं हमेशा कंसिस्टेंटली कहा है कि अवॉइड ही करो और दूर ही रहो, और जहां पे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है वैसे स्टॉक में एनीवे रिटेल इन्वेस्टर को घुसना भी नहीं चाहिए। IEX 1.5 से 2% के यहाँ पर मूव्स भले ही हैं, लेकिन वॉच लिस्ट में रखने की राय फिलहाल। लेकिन आज मार्केट का मोमेंटम और टेक्सचर ही काफ़ी वॉलेटाइल है। सुबह से ही ट्रिकी है मार्केट, और कमज़ोरी जो है लगातार हावी होती हुई। ऐसे में सेक्टर्स भी लगभग सारे हैं जो कि कमज़ोर हुए हैं, और इंडेक्स में तो बिकवाली का दबाव है ही। स्टॉक वाइज भी बाजार में गिरावट काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। FMCG मेजर नेस्ले के साथ नतीजों की शुरुआत हुई थी, उसके ठीक बाद कोलगेट के नंबर्स,
वहीं HUL के स्टॉक प्राइस को पुल अप करना चाहिए। आज के सत्र में करीब 3.5% की गिरावट, और जब GST रेट रैशनलाइजेशन की बात और अनाउंसमेंट हुई थी तब FMCG को रिक्वायर्ड पुश तो मिला था, सपोर्ट और बूस्ट मिला था, लेकिन अब रिजल्ट्स के साथ साथ ये क्या हो रहा है और HUL के नंबर्स, HUL के स्टॉक प्राइस में इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, एक बार विस्तार से अभिषेक से जानते हैं। अभिषेक, HUL 3.5 से 4% टूट गया आज। मानसी, बिल्कुल देखिए, कल नतीजे आए थे और नतीजों के बाद हमने देखा था कि शेयर में थोड़ा सा ना पॉजिटिव माहौल दिख रहा था, लेकिन आज शेयर ये गिरावट का शिकार हो रहा है। और इस गिरावट की वजह ये है कि मार्जिन पर दबाव की आशंका के चलते जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो सतर्क हो गए हैं, और उसमें सबसे आगे जो है वो है गोल्डमैन सैक्स। उसकी रिपोर्ट के आगे हम जिक्र करेंगे। लेकिन कल जो नतीजे पॉजिटिव दिखे भी थे, उसके पीछे की वजह ये थी कि कंपनी को ना एक मुश्त टैक्स गेन हुआ है, वन टाइम टैक्स गेन, उसके चलते नतीजे पॉजिटिव दिखे। अदरवाइज GST को लेकर जो चेंजेस हुए हैं उसके चलते जो ऑपरेशनल प्रदर्शन है वो थोड़ा सा वीक ही रहा है। 273 करोड़ रुपए का टैक्स गेन हुआ है, उसके चलते मुनाफे में हमने करीब 3.5% के आसपास की बढ़त देखी है YOY। और UK और इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में एक रेजोल्यूशन हुआ है और उसके चलते HUL को ये टैक्स गेन मिला है। लेकिन अगर हम GST के इम्पैक्ट की बात करें तो उससे थोड़ा सा ना मार्जिन पर इम्पैक्ट आया, और मार्जिन करीब 1% घटकर 23% के आसपास के हैं। GST रिड्यूस होने के चलते हमने देखा कि HUL के 40% पोर्टफोलियो में हमने प्राइस कट देखे, 1200 SKUs पर इसका असर हमने देखा। और ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर थोड़ा सा चिंतित है गोल्डमैन सैक्स। उन्होंने शेयर का जो लक्ष्य है 2900 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है, घटाकर कर दिया है 2850 रुपये। और उन्होंने ये भी कहा है कि Q3 में रिकवरी की उम्मीद तो है, लेकिन जो रिकवरी होगी वो अनुमान से कम रहेगी, इस बात की थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। यही नहीं, FY26 की दूसरी छमाही में जो EBITDA मार्जिन है उनका मानना है कि 22 से 23% के आसपास रहेगी, यानी कि यहाँ से कोई हम मार्जिन प्रोफाइल HUL का सुधरते हुए नहीं देखेंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और इसी के चलते FY26 से लेकर FY28 तक के लिए उन्होंने EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर का जो एस्टिमेट है उसको भी 2 से 3% तक घटा दिया है। तो गोल्डमैन सैक्स ने तो घटाई है, टारगेट घटाए हैं। हालांकि और भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव टोन नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ बहुत पॉजिटिविटी बनी दिखाई दे रही है। नुआमा सिटी ने बाई की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है। नुआमा के टारगेट हैं 3200 के, सिटी के टारगेट हैं 3000 के। नुआमा ने थोड़े से अपने टारगेट को बढ़ाए हैं। एलारा के अकोमुलेट की रेटिंग है 2780 रुपये के आसपास के टारगेट उन्होंने दिए हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। अब ये GST का हो सकता है कि आगे वॉल्यूम वाइज थोड़ा उनको फायदा देखने को मिले, लेकिन हमने ये भी देखा था कि GST रिडक्शन के अराउंड या उसके पहले ऐलान के पहले कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी स्पेस में तो हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा था, लेकिन FMCG में शेयरों में सुस्ती बनी रही। और हम फिर से हम देख रहे हैं कि आज के सारे जो कंजम्पशन शेयर हैं वो थोड़े गिरावट के शिकार हो रहे हैं HUL के साथ साथ में। HUL पर एक जरा व्यू ले लेते हैं गौरव जी। आज हम देख रहे हैं कि कमजोर थोड़ा सा माहौल है अक्रॉस द स्पेस। इक्का दुक्का शेयर हैं निफ्टी FMCG के जो आपको चलते हुए दिखाई देंगे। आपका क्या व्यू है HUL को लेकर? क्या यहां से फर्दर डाउनसाइड आपको दिखाई दे रही है? यहां से शॉर्ट तो नहीं करना है अब ना? नहीं अभिषेक, की शॉर्ट करने का तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता है। स्टॉक की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, मिडिल ऑफ द रेंज में ट्रेड भी कर रहा है। अच्छी बात यह है कि कल का जो एक रिवर्सल कैंडल बना था उसके हिसाब से आज नेगेटिविटी आई भी, लेकिन स्टॉक ने आज के सत्र में भी अपना सपोर्ट नहीं ब्रीच किया है। आज का जो लो लगा है शेयर का 247475 रेंज का, वो इसका 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल बनता है। तो आई थिंक जब तक ये इस लेवल के ऊपर है तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव रहेगा, और मीडियम टर्म ट्रेंड तो स्टॉक का ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे ही है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर अपनी पोजीशन अगर किसी की है तो वो बने रह सकते हैं उसके अंदर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर रिव्यू। जो शेयर शुरुआत में गिरा उसके बाद देखिए रिकवरी की कोई गंभीर प्रयास हुए नहीं है, और अभी भी 3.5% नीचे है ये शेयर। सिप्ला के बाद हम देख रहे हैं कि दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है। तो कंजम्पशन में आज चाहे सीमेंट हो, चाहे वो FMCG हो, या फिर डिस्क्रिशनरी में टाइटन आप देख लीजिए, सारे के सारे शेयर आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं। और बैंकिंग में आज HDFC बैंक ने बाजार पर सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाने का काम किया है। 1.5% के आसपास की नरमी दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है,
निफ्टी के जो गिरावट 150 अंकों की थी थोड़ी सी वो कम हुई है, 107 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक जो गिर गया था 57,500 के आसपास, करीब लोअर लेवल से 150 अंकों के आसपास की रिकवरी है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज के सत्र में है खराब। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अमोल आठवले भी जुड़ जाएंगे, उनकी भी कुछ ट्रेडिंग पिक्स समझेंगे और BTST STBT का भी रुख करेंगे, आपने जाएगा नहीं। in association with SBI। अब 3 बज चुके हैं और वक्त है आपको बताने का वो तमाम काउंटर्स जहां पर फिलहाल हम एक्शन देख रहे हैं। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मार्केट एट 3 का। तो रोज की तरह बजिंग काउंटर्स बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला मौजूद हैं। आनंद, बताइए कहां पर दिख रहा है आज के सत्र में एक्शन? जी हाँ सृष्टि, आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रहा है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है सरकारी बैंकों का। सरकारी बैंकों वाले शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। IOB की तरफ देखिए, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों शेयरों में करीब 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो आज थायरो केयर का शेयर देखिए 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। प्रोमोटर ने 10% हिस्सेदारी बेची और औसत से करीब 16 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिफेंस शेयरों पर भी फोकस बना हुआ है। पारस डिफेंस का शेयर 4% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 13 गुना ज़्यादा वॉल्यूम इसमें भी देखने को मिल रहा है। ईपैक प्रीफैब के शेयर की बात करें तो 17% की शानदार तेज़ी दिख रही है शेयर में। बोफा सिक्योरिटीज़ ने 5 लाख से ज़्यादा शेयर बेचे हैं और औसत से करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो BEML पर खबर आई है, इटली की कंपनी के साथ कंपनी ने करार किया हुआ है सरफेस माइनर इक्विपमेंट के लिए ये करार हुआ है, जिसके चलते शेयर में 1 से 1.5% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है कंपनी को और प्रोजेक्ट की ये जो कुल वैल्यू है वो है 445 करोड़ के आसपास। शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। ITC होटल्स की बात करें तो जो आय है वो करीब 8% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफा करीब 75% बढ़ा है। मुनाफा 75% बढ़कर 132 करोड़ पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते आज शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है शेयर। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो कोलगेट पर नुवामा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है लेकिन जो लक्ष्य है उसे घटा दिया है। लक्ष्य 3,135 से घटाकर 2,870 रुपये का दिया है। हमने देखा था कि जो सितंबर तिमाही के नतीजे आए थे वो कमज़ोर रहे थे। आय में करीब 6.5% की गिरावट देखने को मिली थी, जिसके चलते आज कोलगेट के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, ये सभी काउंटर्स हमें बताने के लिए, देखिए तमाम काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन हम देख रहे हैं। PSU बैंकिंग का खेमा आज सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है और हम सुबह से ही देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक को भी वही कमज़ोर किए हुए हैं। पर चलिए, हमारे साथ अमोल भी है और अमोल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपकी कॉल्स ही समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपकी नज़र? गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स के ऊपर फोकस है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। पहला उसमें है बजाज ऑटो, ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 9050 के आसपास है, 9400 के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं और 8900 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक तो ये करेक्शन जो 2 दिन में हुआ उसमें एक तो स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं और एक रूटीन करेक्शन के बाद एक स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो बजाज ऑटो में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया है। दूसरा JSW स्टील के साथ जाना चाहूंगा। ये भी स्टॉक आज चला नहीं है बट आज गिरा भी नहीं है। ऑन द फ्लिप साइड देखते हैं तो 1140 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1200 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1115 का। लार्जर टेक्सचर अगर मैं स्टॉक का देखता हूँ तो वो काफी प्रॉमिसिंग है। कंसोलिडेशन हुआ है बट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड स्टॉक ने मेंटेन रखा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है।
चलिए ये दो कॉल्स अमोल की तरफ से आती हुई, इन पर ध्यान ज़रूर रखें। और हाँ, बजाज ऑटो इस पूरी रैली में उसने ना ही पार्टिसिपेट किया है और ना ही कुछ अच्छी रिकवरी दिखाई है निचले स्तरों से, तो अब शायद बजाज ऑटो की चलने की तैयारी है। एक अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल 9000 के ऊपर सस्टेन करने में कायम है, तो देखते हैं किस तरीके का एक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। पर इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। 15 मिनट का सत्र इस हफ्ते के ट्रेड में शीर्ष रह गया है और हम देख रहे हैं कि निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ी संभलने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी हमने रिकवरी देखी है। कमजोरी जो है निफ्टी में 0.25% से थोड़ी ज़्यादा की है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.5% से थोड़ी ज़्यादा की कमजोरी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। अब चूंकि चला ज़्यादा था निफ्टी बैंक, तो आज प्रॉफिट टेकिंग भी निफ्टी के मुकाबले हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक का एक और अहम कॉन्ट्रीब्यूटर वो है कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर। उसके नतीजे आने वाले हैं, कल सितंबर तिमाही के नतीजे आ जाएंगे, तो नतीजों से पहले जरा समझते हैं कि अनुमान उसके क्या है। उस पर एक व्यू भी लेंगे हम अमोल से, लेकिन नतीजों का अनुमान लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हर्ष सायता। हर्ष, बताइए कोटक महिंद्रा बैंक, कैसी उम्मीदें हैं बैंक से, क्या अच्छे नंबर आने वाले हैं? जी हाँ, तो जब कोटक बैंक की बात करें, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिटेबिलिटी म्यूटेड रहेगा, पर एक कड़ी नज़र रहेगी मार्जिन्स पे। सारे बैंक्स के मार्जिन्स थोड़े पॉजिटिव बायस के साथ आए हैं, तो कोटक बैंक का भी एंटिसिपेशन होगा कि एक्सपेक्टेशंस जो कि मार्जिन अराउंड 10 बेसिस पॉइंट्स कम होगा, 0.1% से कम होगा, वो इनफैक्ट उतना कम नहीं होगा। ये एक होप रहेगा, ये एक उम्मीद रहेगी। पर दूसरी बात जो कि ग्रोथ जो 4% QOQ ग्रोथ आया है कोटक बैंक का, वो काफ़ी सॉलिड ग्रोथ आया है। तो ये एक चीज़ मैनेजमेंट कमेंट्री से भी ली जाएगी कि क्या आगे जाते हुए ये जो ग्रोथ क्लिप है, ये जो 4% QOQ ग्रोथ है, क्या वो बना रह सकता है कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा इशू रहा है बैंकिंग सिस्टम एज अ होल में। और फेडरल बैंक जो कि एक छोटी बैंक है रिलेटिव साइज़ में, एक्सिस, ICICI काफ़ी बड़ी साइज़ पे है, कोटक बैंक काफ़ी छोटे साइज़ पे है, तो कोटक बैंक का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होगा वो स्लाइटली बेटर होगा। मार्केट को वो उम्मीद करेंगे कि ये जो कमेंट्री आएगी वो स्लाइटली बेटर रहेगी। तीसरी पीस ये रहेगा जो कि क्रेडिट कॉस्ट पे एक नज़र रहेगा। अब लास्ट क्वार्टर में कोटक ने कहा था कि CV बिजनेस और MFI बिजनेस से थोड़ा पेन दिख रहा है। क्या ये पेन अब कम हो चुका है, क्या ये कंप्लीटली जा चुका है, ये चीज़ें भी स्ट्रीट असेस करेगी। पर ओवरऑल एक ओके सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ROA अभी भी फ्लैट रहेगा 1.9% के आसपास, जो कि बुरा नहीं है, पर कोटक से यही उम्मीद रहेगी कि 2% प्लस या 2.2% प्लस का ROA कितनी जल्दी वो अचीव कर सकते हैं, ये एक स्ट्रीट की नज़र रहेगी ये चीज़ों पे। ठीक है, ओके, ठीक ठाक नंबर्स आएंगे। NII में करीब हम 5% के आसपास की ग्रोथ देखेंगे और अगर हम मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें डिप आए, लेकिन एसेट क्वालिटी जो होगी बैंक की वो स्टेबल रहेगी। अगर आप पिछले महीने भर में देखेंगे तो कोटक बैंक ने अपने जो भी बड़े बैंक, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, सबसे बेहतर प्रदर्शन करके कोटक बैंक के शेयर ने दिया है। भाव है 2200 रुपये के आसपास। अमोल, कोटक बैंक क्या नतीजों से पहले आपको ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर कल नंबर देख लें और जो करना होगा अब सोमवार को करें? मैं चाहूंगा, मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा उसके ऊपर। अच्छा ठीक है, कोटक बैंक के बारे में गलती से आपसे सवाल पूछ लिया गया अमोल, तो अच्छा ठीक है, काम करते हैं। 3:20 के आसपास का समय होने वाला है। आप जरा ये बताइए कि BTST और STBT कंफर्ट आपका कहां पर है और क्या ट्रेड लेने की आप सलाह दे रहे हैं? एक प्रॉमिसिंग जोन के आसपास है, मार्केट भी कहीं ना कहीं करेक्शन खत्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो एक टेक्निकल शार्प बाउंस बैक इंटरनल में आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। सपोर्ट रहेगा इंटरनल के लिए 320 का, और अगर ये टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो 340 तक के लेवल्स 1 या 2 दिन में आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ठीक है, इंटरनल को लेकर ये व्यू।
0.5% नीचे। कल भी हमने देखा था कि इटर्नल का शेयर गिरावट का शिकार हुआ था और 325 रुपये के आसपास के भाव हैं, यानी कि ऊपरी स्तर से हम देख रहे हैं कि करीब करीब 35 रुपये के आसपास की गिरावट इटर्नल के शेयर में आ गई है। ठीक है, चलिए एक छोटे से और ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कोशिश करेंगे कुछ और अमूल से अच्छे ट्रेड जाने की, और उसके बाद बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आप नहीं जाएगा नहीं। और रिजल्ट्स क्यूज ट्रिगर्स की अगर बात करें कल के लिए इम्पॉर्टेंट है कोटक महिंद्रा बैंक, जेन टेक्नोलॉजीज, स्पेस डिजिटेक। इसमें निफ्टी के कोटक महिंद्रा बैंक, इंपॉर्टेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के जब क्वार्टरली अपडेट्स आए थे तब से ही क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज पर हमारी नज़र है। और आज सुबह भी इनफैक्ट फेडरल बैंक का स्टॉक एक न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस रेडार पर था। अब कल कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आने वाले हैं जिस पर फोकस रहेगा ज़रूर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की अगर हम बात करें कल के लिए तो यही एक है निफ्टी का कोटक महिंद्रा बैंक। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक फंड रेजिंग को लेकर हो सकता है सोच विचार हो, इस पर नज़र रखिएगा। और साथ ही अगर अन्य ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो कोई खास बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट निफ्टी रिजल्ट है जिस पर आपको रखनी है नज़र। लेकिन थायरोकेयर में प्रमोटर के हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद भी तेज़ी देखने को मिली है। थायरोकेयर के स्टॉक प्राइस को एक बार पुलअप करना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कई सेशन से और अच्छी खासी तेज़ी के बीच कामकाज। आज भले ही ऊपरी स्तरों से गेंस थोड़े फ्रिजल आउट हुए ज़रूर हैं, लेकिन पिछले एक महीने के ट्रेंड को अगर देखें या पिछले 6 महीने के ट्रेंड, 6 महीने में ये स्टॉक करीब 846 रुपये से आगे बढ़कर 1200-1300 के लेवल्स देख चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% की गेंस स्टॉक में नजर आए। 1400 तक ये जा पहुंचा है। इतनी तेज़ी और इस खबर के बाद भी ये तेज़ी अब भी बरकरार है। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक बताइए। मानसी, देखिए तेज़ी की वजह तो ये है कि कंपनी ने एक्सचेंजेस को ये सूचित किया है कि 10% का स्टेक बेचने के बाद भी ये प्रमोटर एंटिटी बना रहेगा डॉकॉन टेक्नोलॉजी से। तो पहले इनकी जो स्टेक था करीब करीब 71% के आसपास था, जो गिर के आ गया है अब 61% के आसपास का। और ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए उन्होंने करीब करीब 667 करोड़ की हिस्सेदारी कंपनी में बेची है और जो औसत भाव रहा है 1252 रुपये प्रति शेयर का रहा है और करीब 53 लाख शेयर इन्होंने बेचे हैं। लेकिन थायरोकेयर इसके जो पहले जो नतीजे आए थे काफ़ी वो दमदार आए थे और हमने देखा भी है कि पिछले 6 महीने में शेयर की चाल बड़ी शानदार रही है। करीब करीब 50% ये शेयर चला है। जो नतीजों में हमने देखा था कि मुनाफे में 80% का उछाल आया था। अगर हम आय की बात करें तो आय में 22% की बढ़ोतरी हमने देखी थी। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा उसमें 48% की ग्रोथ थी, ईयर ऑन ईयर के फिगर है। तो अच्छे नंबर थे और दम लगा कि ये शेयर चला है। और इस चाल के पीछे एक बड़ा ट्रिगर और भी था कि कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया था। तो अच्छे नतीजे, बोनस का ऐलान, ये तमाम चीजें सपोर्ट कर रही थी और आज प्रमोटर ग्रुप ने हिस्सेदारी बेची है। लेकिन अभी भी 60-61% वो होल्ड करते हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात है नहीं। 1% के आसपास की तेजी पर हम कारोबार देख रहे हैं। लेकिन पिछले 1 महीना, 6 महीना, ईयर टू डेट अगर आप देखें या फिर 1 साल, आपको थायरोकेयर में सॉलिड रिटर्न दिखाई देंगे। साल भर में करीब करीब 40% आपको नेट शेयर ये ऊपर दिखाई देगा। एक व्यू फटाफट थायरोकेयर पर लेते हैं। अमोल, थायरोकेयर क्या आपकी राय होगी? जिनके पास है शेयर वो क्या करें और जिनके पास नहीं है क्या वो नया ट्रेड लें इसमें? जिनके पास है और वो कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो होल्ड करना चाहिए और 1200 का सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक ये लेवल है मुझे नहीं लगता कोई ट्रेंड में बड़ा करेक्शन आने के चांसेस दिख रहे हैं। 1200 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो जरूर एक लोअर टॉप फॉर्मेशन ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर थोड़ा सा करेक्शन और भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर किसी को करना है तो 1300 का लेवल रहेगा। ये एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, एक्चुअली 1200 और 1300 के बीच में काफी कंसोलिडेट हुआ है। तो जब भी ये रेंज को ब्रेक करेगा ऑन द हायर साइड 1300 के, तब एक डायरेक्शनल मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 1300 का इंतजार रहेगा। 1300 का अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1350 और 1375 की तरफ बढ़ता हुआ हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ठीक है, थायरोकेयर को लेकर ये भी चलिए 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है और अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो अच्छी तेज़ी बनी थी। कल हमने देखा था कि
हल्के से गेंस के साथ बाजार कल बंद हुए थे ऊपरी स्तरों से अपनी तेजी को गंवा के, लेकिन फिर भी तेजी थी। लेकिन आज उस तेजी पर ब्रेक लग रही है और करीब 100 अंक नीचे निफ्टी बंद होने जा रहा है 25,800 के करीब। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 350 अंकों की गिरावट 57,700 के आसपास क्लोजिंग होने जा रही है। यानी कि कल के ऊपरी स्तर से आपको दिखाई देगा निफ्टी बैंक करीब 750 अंक नीचे, तो थोड़ी कमजोरी रही है। और आज हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट से भी आज संकेत थोड़ी कमजोरी गई थे, क्योंकि करीब 1750 शेयर गिरावट के साथ बंद होने जा रहे हैं और चढ़ने वाले शेयरों की जो संख्या रही है लगभग 1100 के आसपास की ये रही है। आज हमने देखा कि जो ज्यादा कमजोर हुए शेयर एचयूएल में करीब हमने 3-3.25% के आसपास की गिरावट देखी और एचयूएल की अगुवाई में तमाम एफएमसीजी शेयर टूटे हैं। सिप्ला कमजोर रहा। इसके अलावा हमने देखा कि अल्ट्राटेक कमजोर हुआ करीब 2% के आसपास का। कोटक बैंक के नंबर कल आने वाले हैं। कोटक बैंक करीब 1.5% आज ये कमजोर हुआ। एक बड़ा नतीजा होगा निफ्टी बैंक का, क्योंकि निफ्टी बैंक में हम देखेंगे तो वेटेज के मामले में कोटक बैंक है चौथे नंबर पर, करीब 9% के आसपास का वेटेज है निफ्टी बैंक में। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एसबीआई के बाद सबसे ज्यादा इसी का वेटेज है, तो ये एक फोकस में रहेगा ये बैंक। लेकिन अगला हफ्ता बड़ा क्रूशियल है क्योंकि एक्सपायरी भी होगी। इसके अलावा यूएस फेड की बैठक है, 29 तारीख को यूएस फेड की पॉलिसी आएगी, उस पर भी नजर रहने वाली है। तो एक्शन पैक्ड काफी कुछ रहने वाला है। आज की जो एक सिल्वर लाइनिंग रही बाजार में, जहां पर हमने मोमेंटम को मजबूत होते हुए देखा, और वो थे एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स। मेटल अगर आप देखेंगे, हिंडाल्को 4% की तेजी को अपने सस्टेन करने में पूरी तरह से कामयाब रहा। और बैंकिंग की बात करें तो थोड़ा प्रेशर में आया था आईसीसी बैंक का शेयर, लेकिन लोअर लेवल से वहां पर बाइंग आ रही है। 1% के आसपास की तेजी हमने आईसीसी बैंक के शेयर में देखी है। वायदा में सबसे ज्यादा मजबूती वाले जो शेयर रहे वो रहे वेदांता, कमिंस, नैल्को और हिंडाल्को। 2.5 से 4% के आसपास की तेजी हमने इन शेयरों में देखी। और जो गिरने वाले शेयर रहे वायदा में सबसे ज्यादा, उसमें रहा एमसीएक्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एचयूएल और सिप्ला, ये सबसे ज्यादा कमजोर हुए। कोलगेट भी शामिल कर लीजिए, करीब 2.5% के आसपास की नरमी हमने उस शेयर में भी देखी है। तो बाजार में प्योरली प्रॉफिट टेकिंग की वजह ये कि क्रूड में हमने स्पाइक देखा, एफआईज की बाइंग हमने थमते हुए देखी है। लेकिन ये जरूर है कि एफआईज के शॉर्ट्स के सौदे कटे हैं, शॉर्ट कवरिंग वो कर रहे हैं और लॉन्ग होल्डिंग उनकी पहुंच गई है 23% के ऊपर। आज के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, इसका विश्लेषण तो हम सोमवार के सत्र में करेंगे, लेकिन कल आप जरूर 18 स्वदेश पर जुड़िएगा। कल कोटक बैंक के नतीजे आएंगे, उसका भी हम विश्लेषण जरूर करेंगे। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत शुक्रिया अमोल जी आज समय देने के लिए और विस्तार से तमाम शेयरों पर अपने व्यूज हमारे सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी अगले हफ्ते की तैयारी। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।